जी पूछिए सर। सर ये जो हमारी डेली ट्रैकिंग शीट थी उसके अंदर वीकली एंड मंथली रिपीट टास्क लिस्ट थी। हम्म। तो उसमें क्या आएगा, क्योंकि आपने वीकली टू टीम ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स एंड गिव आग एंड इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड ऐसे करके आपने अपने लिखे हुए थे, वो मैंने चेंज नहीं करे हैं, है ना। कहाँ पे दोबारा बोले? सर जो ये पावरफुल हैबिट ट्रैक, ट्रैकर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, पावरफुल हैबिट ट्रैकर जो है, हैबिट ट्रैकर शीट है, हाँ उसमें वीकली एंड मंथली रिपीट टास्क लिस्ट जो है तीन नीचे लिखे हुए हैं ना। हाँ। आपके 15 पॉइंट्स के बाद नीचे तीन पॉइंट्स यस और लिखे हुए थे। यस यस, तो वहाँ वीकली पे, बेसिस पे जो मैं चेक हाँ करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, चीज में क्या था सर। ये अभी ना शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, लेकिन ये है क्या कि आप ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो जो बार बार रिपीट होंगे आपके। तो आपको जो काम आपको लगता है ये डेली वीकली या मंथली बेसिस पे रिपीट होंगे, उन कामों की एक लिस्ट बनानी है, ताकि आप अपने कंपनी का सिस्टम और स्ट्रक्चर बना सको। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी का सिस्टम और स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सारे काम आप खुद ही खुद करते रहोगे, है ना। हाँ, ये आज ही का टॉपिक है ये वाला। यस, आज ही की ओके, क्लास में बैठ ठीक है सर। है ना। तो कन्वर्सेशन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, कि ग्रुप में अपना थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। ग्रुप के लोगों से खुद अपने आप हालचाल पूछने जाओ, ताकि आप ग्रुप के और लोगों से कनेक्ट कर सको, उनसे बातचीत कर सको, उनको समझ सको वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि रूल नंबर 24/730 आप लोगों ने भी सीखा है, तो वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बड़ी तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअल में आपको ग्रुप में ना एक्टिव करके लाना है। तो अगर आप एक्टिव हो जाओगे तो आप ज्यादा वैल्यू ड्राइव कर लोगे। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आप लेफ्ट आउट हो जाओगे, है ना। ग्रुप में ऑलरेडी सर्वेश ने और नवीन ने वॉलंटियरिंग रोल लिया हुआ है। दे साइड कि भाई अगर किसी को कुछ पूछना है, समझना है, तो दे कैन हेल्प। तो अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है, समझना है, मेरे तक रीच नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सर्वेश भाई को या नवीन भाई को भी फोन कर सकते हो। दोनों विल हेल्प इन दैट पार्ट। ठीक है जी। तो आज के सीधे सेशन पे जाते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। वेलकम यू ऑल। आज का जो सेशन है हमारा, ये फिफ्थ सेशन है गाइड प्रोग्राम के फिफ्थ बैच का। और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है उसको आप दोबारा से ना रिवाइज कर लो। क्योंकि अभी तक हमारा ज्यादातर डिस्कशन है बीइंग के अराउंड हुआ है, आपकी बॉडी के अराउंड हुआ है, आपके बिलीफ सिस्टम के अराउंड हुआ है। अब से जो ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये क्लास जो जाने वाली है वो जाने वाली है अपनी बिजनेस की तरफ। बट एक बिलीफ आपको हमेशा याद रखना है, जो मैं आपके खून में, आपके, है ना, अंडरस्टैंडिंग में लेकर जाना चाह रहा हूँ। वो बिलीफ क्या है? वो एक सिंगल बिलीफ क्या कह रहा है आपको? वो ये कह रहा है कि यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव द चॉइस। जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा है उसको घटाने का, उसको क्रिएट करने का जो चॉइस है, जो पावर है, वो आपके पास है। इफ यू हैव नॉट डन यट, डोंट वरी। अगर आपने अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो दिमाग में मत लाओ उस प्रेशर को, उस पेन को। बिकॉज जो प्रेशर पेन है ना, वो हो आपको ज्यादा टेंशन देता है, वो आपको ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। आई डिसाइडेड इट बट नॉट डन, सो अगेन आई डिसाइडेड एंड डू इट टुडे और एनी ऑफ द सुटेबल टाइम। यानी कि आपको अपने आप को डिक्लेयर करना है कि भाई मैंने अभी तक जो नहीं किया है उसको मैं नहीं कर पाया हूँ, बट मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं इसको आज या कोई भी आपका सुटेबल टाइम, उस टाइम पे करूंगा। क्योंकि जो पावर है ना, जो बेसिकली एक्चुअल मंत्रा है, वो मंत्रा है आपका आपके प्रति स्टैंड लेना। क्योंकि अगर आप अपने आप को सेल्फ पनिश करते रहोगे, सेल्फ बीटिंग करते रहोगे, तो आप ज्यादा ग्रो पावरफुल वे में प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे। तो आपको उस गिल्ट जोन से बाहर आना है, जिस गिल्ट जोन में हम जाने अनजाने में खुद जा रहे हैं, खुद चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, जब लोग दूसरे क्रिएट कर लेते हैं, आप क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो आपका कंपैरिजन आता है। और सुबह ही मैंने इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज बताई थी, आपको अपने आप को सेल्फ पनिश नहीं करना, सेल्फ लव करना है। आपको पर्सनल लेवल पे, जो आपके क्लोज रिलेशन है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, उनको उनके एक्शन से अप्रिशिएट करना है, ना कि रिजल्ट से।
और जो आपके प्रोफेशनल रिलेशंस है, वहां पे आपको रिजल्ट से अप्रिशिएट करना, ना कि एक्शन से. That has to be understanding with you. With that clarity and thought, let's do the breathing exercise. Because मैं आपको एक चीज जाते जाते देना चाहता हूँ इस 90 डेज में. वो ये है कि सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, खाना खाने से पहले, किसी भी टाइम पे, जैसे मुंडन्स लोग 5 टाइम नमाज करते हैं, ऐसे ही आप एटलीस्ट 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम तो अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करो. ब्रीदिंग एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर बनता है ओम के उच्चारण के साथ, ब्रीथ इनहेल एंड प्राणायाम के साथ में, और ब्रीदिंग फोकस के साथ. तो आप जहां जिस स्थिति में हैं, आई बिलीव आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को क्रिएट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद ओम. अगेन. बहुत बढ़िया. जितना लंबा खींच सकते हैं, आपकी खुद का पैरामीटर चेक करने का लंग्स को. लास्ट टाइम. बहुत ही सुंदर. आप मेरे साथ प्राणायाम करेंगे. इनहेल विद द काउंटिंग अप टू 4. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अपनी सांसों को फोकस करेंगे. आती जाती सांसों को महसूस करेंगे. जब हम सांस ले रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है. जब सांस ले रहे हैं तो ठंडी सांस जाती है, सांस छोड़ते तो गर्म सांस बाहर आती है. तो क्या आप उसको महसूस कर पा रहे हो? क्या आप महसूस कर पा रहे हो जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट सिकुड़ रहा है? यही आभास करना आपके मन चेतन को अलर्टनेस देता है, आपके बीइंग को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपको ये वाली 2 मिनट बिफोर मैगी एक्सरसाइज 100% करनी चाहिए. ये आपको आपके साथ अलाइन करने में, आपको फोकस करने में, आपको मजबूत दिलाने में बड़ी मदद करती है. 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता. अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हैं हमें कुछ झंडे गाड़ने, कुछ बड़ा करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच है आपके एक्शंस में और आपके विचारधारा में. तो विद दैट नोट, आज की हम क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास जो है बेसिकली वो बिजनेस के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का वो पिलर है, जहां पे हम ये समझेंगे कि 4 डिपार्टमेंट है आपके बिजनेस में, 4 मेजर डिपार्टमेंट. और इन 4 डिपार्टमेंट के अंदर डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे बहुत सारे रिपीट टास्क होते हैं. आपको इन सारे कामों की एक रिपीट लिस्ट बनानी है ताकि आप अपनी कंपनी के सिस्टम स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर सको. ये जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, ये डिपार्टमेंट या ये बिजनेस की जो शुरुआत की है इसलिए की था कि आप कुछ क्लाइंट ला सको. तो आज डिटेल डिफाइन करेंगे आपकी टारगेट ऑडियंस को और आपके क्लाइंट्स को. आज हम समझेंगे आपके क्लाइंट का पर्सोना, यानी कि जो आपके पास क्लाइंट आते हैं वही क्लाइंट क्यों आते हैं जिनको आपके पास अभी पहुंचे हैं. यानी कि आज देखेंगे हम आपके ए कैटेगरी और सी कैटेगरी के क्लाइंट्स को. आज हम डिस्कवर करेंगे एनडीपीसी को. आज हम डिस्कवर करेंगे मार्केट ट्रायंगल को. हम कंसीडर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके निश को समझने की कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना है. आज हम देखेंगे कि क्यों आपका वैल्यू सिस्टम एक्सरसाइज जो हमने की थी, अगर आप लोगों ने अभी नहीं किए तो प्लीज उसको कर लेना. वो एक लाइफ लॉन्ग आपकी एक एसेट है जो आपके काम आएगी, जहां से आप अपने आप को समझ पाओगे कि कैसे वो वैल्यू सिस्टम, कैसे वो 36 गुण आपको आपके बिजनेस में पार्टनर्स लाने में, इन्वेस्टर लाने में, क्लाइंट्स को लाने में बड़ी मदद करेगा. और सबसे मजे की चीज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, कोको टेक्निक. आगे चल के जब कोको टेक्निक आप अपने बिजनेस में लगाओगे, कोलेबोरेशन के लोगों के पास जाओगे, तो कौन से लोग आपके कोलेबोरेटिव पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसमें भी बड़ी आपको मदद करेगा. हम
डिस्कवर करेंगे अपना खुद का डाटाबेस कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपने बिजनेस के अंदर नए और इनकम ऑप्शंस लेकर आए, और हमारे कस्टमर्स की क्या जर्नी है, किस तरीके से वो काम करता है, इन चीजों को हम टच करने वाले हैं। तो आज की अगर मैं क्लास शुरू करूं, तो पहला एक थॉट जो है, जो आप लोगों को क्लैरिटी देगा कि किसी भी बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो 4 डिपार्टमेंट से होती है। वो बिजनेस जब छोटा होता है या बड़े की तरफ जाता है, तो ये डिपार्टमेंट उसके पास 100% आते ही आते हैं। और अगर आप नोटिस करो, एक बिजनेस ओनर अपनी लाइफ में शुरुआती दिनों में 150 से ज्यादा डिपार्टमेंट का काम करता है। यानी कि जहां ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, मार्केटिंग, एचआर, एडमिन, ऑपरेशन, आईटी, लीगल, कंप्लायंस, है ना, परचेज, ट्रेनिंग, है ना, रिसर्च, स्ट्रेटेजी मेकिंग, तो आप वो होनहार, है ना, मेहनती इंसान हो एज ए बिजनेस ओनर जो इन सारे डिपार्टमेंट के काम खुद करते हैं। बट आज हमें इन डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, इनको स्ट्रक्चर में लेकर आना है। तो अगर मैं इनको स्ट्रक्चर में लाने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है, जिससे बुनियाद चलती है किसी बेस की, बिना इसके वो बिजनेस खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है, डूब सकता है, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जहाँ पे आप मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, प्रमोशन की, एडवर्टीजमेंट की, सेल्स की, डिजाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट की, लीड जनरेशन की, ना लीड मैनेजमेंट की, वो सारी एक्टिविटीज जो करते हो वो इसी के अंदर आती है, इसी के फोकस में एरिया में आती है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है ऑपरेशन एडमिन का, या एचआर डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप पॉलिसी, प्रोसेसेस, रूल रेगुलेशन, है ना, नॉर्म्स, आईटी से रिलेटेड काम, हाउसकीपिंग, प्रोसेस सेटअप करना, आपके लीगल डॉक्यूमेंट बनाना, कंप्लाइंस को हैंडल करना, ये सारी चीजें आपके जो आती है सेकंड वाले डिपार्टमेंट के अंदर आती है। यहाँ पे आप इन सारी चीजों को डील करते हो। तीसरा जो आता है वो आता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस और परचेज, जहाँ पे पैसे का लेन देन रखा जाता है, सारी चीजों को कीप ऑन किया जाता है। तो वो सारी चीजें इस तीसरे डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कैन यू गेस कि चौथा डिपार्टमेंट जो है, जिसके बिना इस बिजनेस को सोचना समझना बड़ा मुश्किल है, वो हो आप। एज ए लीडरशिप आप भी एक डिपार्टमेंट की तरह काम करते हो, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी मेकिंग के, प्लानिंग के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के, थिंकिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट आपके बिजनेस में ये सारी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, इसी से आपका बिजनेस चलता है। तो 4 डिपार्टमेंट जो हैं, ये आपने थ्योरी मेरे से सुन लिए हैं, समझ लिए हैं कि भाई ये 4 डिपार्टमेंट किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है, इसी की बुनियाद पे ये बिजनेस चलता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन चारों डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे काम जो होते हैं वो रिपीट नेचर के होते हैं, बार बार होते रहते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि इनको एज ए सिस्टम, एज ए स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, इनके ऊपर काम करना। तो एक शीट जो आपको बनानी है, जिसके थ्रू आपका काम चलेगा, जिसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे बार बार, वो क्या होगी? वो शीट इस तरीके से होगी कि हम उसको एक्सेल शीट में बनाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे 4 डिपार्टमेंट में। पहला डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया मार्केटिंग एंड सेल्स, दूसरा एचआर एडमिन ऑपरेशन, तीसरा अकाउंट एंड फाइनेंस, एंड चौथे हो आप। तो अब आपको इस चीज के लिए ऑब्जर्व रहना है अगले 3 महीने, कि कौन कौन से ऐसे काम है जो डेली बेसिस पे होते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप डेली करते हो, कौन से ऐसे काम है जो अकाउंट्स में डेली होते हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हो, अगर आप अकेले हो तो आपको पता है कि आप ही करता धरता हो, बट अगर आपके पास टीम है तो आपको देखना होगा कौन से ऐसे काम है जो डेली बेसिस पे होते हैं अकाउंट्स में, एडमिन, एचआर में और मार्केटिंग एंड सेल्स में। कौन से काम ऐसे जो वीक में रिपीट होते हैं, और कुछ वीक के डेज के फिक्स होते हैं कि यार ये मंडे को ही होगा, यानी कि मंडे को ये काम होगा ही होगा। कोई काम सैटरडे होगा, भाई सैटरडे को रिव्यू करना है पूरे वीक का, या फ्राइडे रिव्यू करना है, या सैटरडे को हमें ट्रेनिंग देनी है अपनी टीम को, ये पक्का पता है। तो ये जो काम है किस डिपार्टमेंट का है? एचआर एडमिन ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट का है ना। आपको लगता है भाई मुझे पूरे अकाउंट्स को रिकनसाइल करना है ताकि अगले वीक की मैं बजटिंग कर सकूं हर हफ्ते, तो ये आपका अकाउंट्स में आ जाएगा, ये काम वीकली का। ऐसे कुछ काम ऐसे आपके मंथली होते हैं, जहां आपको पता है ये वाले काम मेरे ना मंथ में होते हैं। जैसे कि मुझे अपने लिफ्ट का मेंटेनेंस चेक करना, डीजल को चेक करना, और एसी वगैरह को चेक कराना कि भाई ठीक चल रहे नहीं चल रहे, इंफ्रा को चेक कराना। ये मंथ में एक चेकलिस्ट है जिसको देखती है आपकी टीम। तो कौन सा काम हो गया एचआर एडमिन से रिलेटेड, जहाँ पे फोकस हो रहा है। इसमें आपको देखना है कि ये काम कहाँ किस डेट को लाए करते हैं, यानी कि 6 से 10 के बीच में मुझे भाई सैलरी और अपने जीएसटी टीडीएस की कंप्लाइंसेस के लिए रेडी हो जाना है। तो किससे रिलेटेड है? ये आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कब होता है? महीने में एक बार होता है, उस तरीके से।
या कोई भी चीज आपको ऐसे लगती है कब लाइफ में एक ही बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, तो वो आपके मंथली टास्क के अंदर चली जाएगी। अब इसके अंदर क्या देखना है कि जो ये काम हो रहे हैं, इन काम को होने का एक तरीका है। ध्यान दीजिएगा कि भाई आपका काम है कि वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे चेक को कलेक्ट करना और उन चेक को बैंक में ड्रॉप करना, तो ये आपका काम है। बट इस चेक को ड्रॉप करने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि आप चेक लोगे, उसके अंदर जो इनपुट्स उसको चेक करोगे, उसके अंदर अपने इनपुट को लिखोगे, उसका फोटो खींचोगे, एज ए रेफरेंस रखोगे, फिर बैंक में उसको भेजोगे ड्रॉप करने के लिए, और वहां पे ड्रॉप हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन बाद आप चेक करोगे कि क्या वो चेक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि जब चेक क्लियर हुआ तो तभी तो काम कंप्लीट हुआ है ना, तभी उसके मायने रखता है। एफर्ट थोड़ा मायने रखते हैं। बिजनेस में किसी एक बंदे ने पूरे एफर्ट लगाए और वो चेक जो था वो ड्रॉप करने के लिए चला गया आईसीआईसी की जगह एचडीएफसी, और वहां डाल के आ गया। वो बोला जी मैंने एफर्ट पूरा किया, सारे काम कर दिए, कोई गलती होगी। तो मायने क्या रखता है कि वो चेक क्लियर होना चाहिए था मेरे अकाउंट में, मुझे रिजल्ट चाहिए था उसका, ना कि आपके एफर्ट। तो एफर्ट को थोड़ा ना मैं अप्रिशिएट करने वाला हूँ, एज ए ह्यूमन अप्रिशिएट करना, बट उस एफर्ट से ना बिजनेस नहीं चलते। इसलिए कहते हैं प्रोफेशनल बात कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल बात करने का मतलब क्या है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। पैसे की बात करो भाई मेरे से, क्योंकि मेरे आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे एज ए पैसे है। ह्यूमन डाउन है, बट ह्यूमन से ऊपर क्या है, पैसा। अगर आप पैसे की रिजल्ट की बात नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर पैसा कमाना है तो अपने सिस्टम स्ट्रक्चर को बनाना होगा। और सिस्टम स्ट्रक्चर की जो भी शीट दिखा रहा हूँ इस पर थोड़ा सा समय लगाएंगे, किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन है तो वो मेरे से अभी थोड़ा पूछ लेगा। तो आप क्या बनाओगे, अपनी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, या वो चेकलिस्ट जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको लगता है कि भाई मुझे डेली बेसिस पे रिप्लाई करना है, इसको जितने भी कमेंट सोशल मीडिया पे आते हैं, तो कमेंट को रिप्लाई कैसे करोगे कि जब भी आप रिप्लाई करो उस बंदे का नाम लिखना, उस बंदे को कोई ना कोई एक्नॉलेज करते हुए उस बंदे को रिप्लाई करना, अप्रिशिएट करते हुए। जब आपकी टीम काम करेगी तो उसको चेकलिस्ट देख के समझ में आ जाएगी कि मुझे इन इन इंस्ट्रक्शंस का, इन इन चीजों का ध्यान रखना है। और धीरे धीरे करके आपकी एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा जिसको जब आप एक मोटी बुक की तरह, जैसे कंपनी के पास डॉक्यूमेंट शीट्स होती हैं, ऐसी अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट शीट बनाओगे तो आपके काम आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि अगर आपको अपने आप को फ्री कराना है तो आपको अपनी टीम में एक पीसी लेकर आना है। पीसी मतलब प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा इंसान जो 12 15 18 हजार 20 हजार रुपये तक की तनख्वाह पे आ जाए, वो आपके लिए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर ले और आपके साथ खड़ा रहे आपके लिए। यानी कि वो बंदा जो आपने एज ए पीसी हायर किया है, कि वो डेली बेसिस पे क्या करेगा, वीकली बेसिस पे क्या करेगा, मंथली बेसिस पे क्या करेगा, इन डिटेल्ड लिख लेना आपको, इन डिटेल। जैसे कि आपको लगता है कि यार ये जो मेरा पीसी है मेरे गेस्ट के लिए खाना मंगा देगा, है ना, आपने ऑर्डर दिया खाना मंगा लेगी कि यार मेरा एक दोस्त आ रहा है आप उसके लिए खाना मंगा देना। तो इसके अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि महीने में उसने कभी कभार खाना मंगाना पड़ सकता है, या मैंने खाना मंगाया। यानी कि उसके सारे कामों को भी जो रिपीट होने नेचर के लायक हैं, अगले 3 महीने लगकर उसको इन डिटेल डॉक्यूमेंट करना है, ताकि खुशी अगर कभी छोड़कर चली जाए और खुशी की जगह कोई दूसरा इंसान आ जाए तो मेरी लाइफ में गम ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस खुशी की जगह कमला लिख दूंगा या विमला लिख दूंगा, कि लिखा हो तो इन डिटेल है ना, एक एक काम उसका हर तरीके से, क्या क्या वो करती थी क्या क्या नहीं करती। तो मेरा कहना आप लोगों को सिर्फ ये है, आंखों में आंखें डाल के बातचीत करके, ये मेहनत आप बहुत कर रहे हो, बट इस मेहनत को इतना मत करो कि सिर्फ आप ही करते रहो। इसके लिए आपको सिस्टम प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर बनाने हैं। आपको सिर्फ ये अलर्ट रहना है, जो आपने राहुल भाई पूछा था, वीकली बेसिस पे ध्यान रखना अपनी चेकलिस्ट में डालकर, जो पावरफुल हैबिट ट्रैकर है, कि भाई क्या मैं अपने डेली वीकली मंथली रिपीट टास्क का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्या मैं चेकलिस्ट बना रहा हूँ, क्या मैं अपनी कंपनी के अंदर एसओपीज को डिफाइन कर रहा हूँ। क्योंकि जितना ज्यादा आप ये डिफाइन करते चले जाओगे अगले 3 महीने में, उतना आप अपने इस बिजनेस को ऑटोमेट करने की या दूसरे लोगों को डेलीगेट करने की पोजीशन पर ले जा पाओगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो, कुछ अनक्लियरिटी? बहुत ही बढ़िया, बड़े समझदार लोग हैं सारे। पिछले वाले बैच में तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे इस टॉपिक में, इसका मतलब क्वालिटी बढ़ गई, अच्छे से होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप नहीं पूछ रहे थे, बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है? चैट बॉक्स में मेरे को ना एक बार आंसर लिख दो
कि भाई आप बिजनेस करो, इस बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है आपके बिजनेस के करने का। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपके चैट बॉक्स चल रहे हैं, इससे ये भी पता लग जाएगा। प्रॉफिट कमाना, जी, प्रॉफिट कमाना, अर्निंग मनी, कैश फ्लो, प्रॉफिट, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैं कई सालों तक ये सोचता रहा कि बिजनेस का मकसद है लोगों का भला करना, उनके काम आना, है ना, उनकी मदद करना। क्यों? क्योंकि मेरी टॉप वैल्यू क्या है, जो मुझे पता लगी बाद में, जो मेरे को एक्सरसाइज हुई थी मेरे साथ में, कंट्रीब्यूट करना, सपोर्ट करना, लोगों के काम आना। है ना, मैं भी ये सोचता था। इसलिए मेरे बिजनेस में क्या नहीं आता था, पैसा नहीं आता। क्योंकि जब आपकी इंटेंशन उस व्यापार को लेके वही नहीं है जिसके लिए वो व्यापार किया जा रहा है, तो आएगी नहीं ना। जैसे आपकी इंटेंशन बच्चे को स्कूल भेजना क्या है कि वो पढ़ाई कर कर आए, ऐसे ही आपका बिजनेस में जाने का मतलब है कि आप वहां पे कमाई कर कर आओ। इट हैज टू बी अर्निंग, नॉट एनीथिंग एल्स। जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो उस रेस्टोरेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि खाने का स्वाद होना चाहिए, ना कि चेयर अच्छी हो, टेबल अच्छी हो, है ना, एसी बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन खाना बकवास है। तो क्या आप उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाओगे या किसी को समझाओगे भाई जाओ? तो यानी कि किसी भी रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जा रहे हो, तो आपका बेसिक मकसद है कि यार वहां पे खाने के अंदर टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपके बिजनेस का बेसिक मकसद आपको नहीं पता है, जो मुझे कई सालों तक नहीं पता था, कि मुझे लग रहा है मैं समाज में बदलाव ला रहा हूँ, किसी के काम आ रहा हूँ, वो एक सेकंड आउटकम हो सकता है, बट प्रिंसिपल कोर जिसकी वजह से उसकी स्थापना हुई है, जिसकी वजह से उसको चलाया जा रहा है, वो है पैसे कमाना। तो आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया मैं व्यापार कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। और किसी भी बिजनेस में आप मेरे को ये बता दो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। किसी भी व्यापार में हाउ यू गेट अर्न, कैसे पैसा मिलता है। बहुत बेसिक बेसिक बात करेंगे, क्योंकि बात क्या है, बीबीसी आज बिजनेस की बेसिक की क्लैरिटी कर रहे हैं। तो अगर आपको आपके बिजनेस में पैसा चाहिए तो पैसा आएगा कहाँ से? वाह जी वाह, बहुत ही समझदार लोग हैं। बाई सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसके अलावा तो कोई और दूसरे रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है, इट कम्स व्हेन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल। तभी आपके बिजनेस में पैसा आता है, इसके अलावा कोई और साइंस नहीं। यानी कि जब आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होते हैं, मींस अगर आप इसको देखो तो क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व होगी। क्या चीजें इन्वॉल्व होगी? पहला, यू मस्ट नो इन डिटेल व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहली क्या चीज इंक्लूड होगी कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है क्या, इसके वेरिएंट, इसकी इन डिटेल आपको पीएचडी करनी है, क्योंकि बिजनेस आपका है तो आप ही को पता होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। दूसरा, whom you are selling those product and services means client। उस क्लाइंट की आपको रिसर्च करनी, पीएचडी कर। तो इस पहले वाली लाइन में जो आपको गुरु मंत्र मिला और बेसिक सी बात पता लगी कि भाई आप अपने व्यापार को कर रहे हो सिर्फ एक ही मकसद से, वो है पैसे कमाना। और बिजनेस के अंदर पैसे अगर आपको है लाना, तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचकर होगा आना। तो अगर बिजनेस में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचकर है आपको आना, तो कौन चाहिए? क्लाइंट चाहिए। तो यानी कि आपको क्लाइंट की और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, इन दोनों ही चीजों की मास्टरी करनी है इन डिटेल। क्योंकि बिना इसकी मास्टरी के आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल करोगे, दिक्कत करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे पता है, बट बहुत बार नहीं पता होता है। इसलिए मैं पूछता हूँ, डू यू रियली नो योर कस्टमर? कि क्या आपको आपके कस्टमर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, या सिर्फ यही पता है कि यार वो तो ह्यूमंस है, इंसान ही मेरा माल खरीदते हैं। किसी से पूछा कि भाई आपके क्लाइंट कौन है, बोला इंसान। ओके, वही माल खरीदते हैं। तो कहने को तो आंसर ठीक है, बट ये वाला वो आंसर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं पीएचडी स्टूडेंट वाला। तो आपको जो पीएचडी करनी है अपने बिजनेस के अंदर, वो करनी है अपने क्लाइंट को समझने की कि मेरा क्लाइंट है क्या। यानी कि आपको अभी बैठे बैठे क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपनी डायरी एंड पेन में दो शीटें ले लो, दो एक बीच में पार्टीशन कर दो। एक तरफ लिख दो ए कैटेगरी, दूसरी तरफ लिख दो सी कैटेगरी। यानी कि आपको भी ये देखना कि आपने अब तक जिन लोगों से डीलिंग की है एज ए बिजनेस, तो वो कौन कौन से लोग हैं जिससे बात करके आपको मजा आया एज ए क्लाइंट, जिसको सर्व करके आपको मजा आया, जिससे आपको ना पेमेंट बहुत टाइम पे मिली, जिसने ज्यादा चिक चिक ज्यादा नहीं की, जिसके लिए आपका मन किया कि मैं इसको सपोर्ट कर दूं।
जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करे, तो उन लोगों के आप नाम लिख दो ए वाली कैटेगरी के अंदर। सी कैटेगरी का मतलब वो है कि जो उनसे पैसे तो मिले एज ए क्लाइंट, बट टेंशन बड़ी मिली। उनसे काम करते करते ना मतलब गुस्सा भी आ रहा था, एनर्जी लो हो रही थी, मजबूरी थी क्योंकि अब क्लाइंट बन गया तो करना पड़ रहा था। वो वाला क्लाइंट है ना, कोऑपरेट भी नहीं करता था, एहसान ज्यादा दिखाता था, है ना, प्रेशर ज्यादा देता था, किसी न किसी चीज को सुना भी देता था। तो मुझे बात करते हुए ये लगता था यार इससे ना टीम हैंडल कर लेगी, या एनर्जी नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि मैं इस बिजनेस की बेसिक फाउंडेशन को एनर्जी पे लेकर जा रहा हूँ, तो आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रहा हूँ कि आप प्लीज अपनी डायरी एंड पेन में ए कैटेगरी और सी कैटेगरी को क्लाइंट लिख लो, जो पिछले महीने, पिछले क्वार्टर, पिछले एक साल में या लाइफ टाइम में कभी भी आपको याद आ रहे हैं कि यार मैंने इनसे डीलिंग की थी, ये वाला क्लाइंट बड़ा अच्छा था, मजेदार था, तो उसको ए में लिख दो उसका नाम। ये वाला क्लाइंट बड़ा खप्ती था, उसका नाम लिख दो सी के अंदर। तो ये एक्सरसाइज जब आप कर लो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख देना डन, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपका चैट बॉक्स चल रहा है। पिछली वाली स्लाइड दिखाना थोड़ी सी। ये वाली। नहीं, वो प्रोडक्ट के बारे में दिखा था आपने। हाँ। वी आर हाँ वी आर डिस्कसिंग हेयर दादा ये कि आपका बिजनेस का बेसिक फाउंडेशन है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको लेने वाले क्लाइंट। तो हम कह रहे हैं जी क्लाइंट जो है, क्या आपने इन दोनों एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि दो ही बेसिक प्रिंसिपल हैं, पिलर्स हैं आपके बिजनेस के, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी आप बेच रहे हो, और दूसरा आपके क्लाइंट। तो इन दोनों पे क्या पीएचडी कर रखी है? तो पीएचडी कर रखी है, तो उसी पीएचडी की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। पीएचडी में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम पकड़ते हैं क्लाइंट, कि आपका क्लाइंट है क्या। तो उस क्लाइंट का आपने अब तक जिनको सर्विस दी है, समझ ले कि उनको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, ए कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। जब आप नाम लिख लोगे तो आपको ना ह्यूमन फीलिंग आएगी, यार ये मैंने नाम लिख लिया। अब आपने अगर नाम लिख लिया इन लोगों के, दो दो चार चार पांच पांच दस दस, जितने ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चैट बॉक्स में आपको लिख देना है जी डन, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिख लिए हैं जो ए कैटेगरी के क्लाइंट है, और कुछ आपने लिख लिए सी कैटेगरी के क्लाइंट। राहुल भाई ने कर लिया डन, बहुत बढ़िया राहुल भाई। और ये वाली एक्सरसाइज आपकी 90 टास्क लिस्ट में भी है, जहां आपको इसके अंदर धीरे 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 लोगों के नाम ऐड करने हैं। अगर आपके पास 10 12 15 लोगों के नाम, जितने ज्यादा लोगों के नाम होंगे उतनी ज्यादा आप पीएचडी कर पाओगे, उतना ज्यादा आप रिसर्च कर पाओगे अपना इसके अंदर। क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह करोगे, थैंक यू नवीन भाई, आपने भी कर लिया, तो फिर तो आपके लिए ये रिजल्ट नहीं दे पाएगी, ये ज्ञानवर्धक कैप्सूल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 4 डिपार्टमेंट के बारे में बताया, बट अगर मैंने उसका एक्शन पॉइंट एज ए एक्सेल शीट ना दी होती, तो उससे पहले वाला ज्ञान था, आप ताली बजाते, बड़ी अच्छी चीज बताई होगी ने, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने ये रखता है मेरे लिए। हाँ संदीप भाई ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि इसके ऊपर आपको बैठना है, इसके ऊपर लिखना है, ये आपकी ट्रेजेक्टरी बताएगा, आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रोल मॉडल या आपकी लाइफ के अच्छे लोगों के नाम लिखो, और फिर मैंने बोला था कि वाई यू लाइक देम, वाई यू इंस्पायर देम, वो लिखो, क्योंकि वो आपको वैल्यू एक्सरसाइज निकालने में मदद करता है। आपने सीधा बोलो कि निकाल लो, नहीं निकलेगा। बट जिन लोगों को हम रोल मॉडल या पसंद करते हैं, या जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, उनके नाम लिखने से, उसका कारण लिखते क्यों, वो एक्चुअली वही आंख है, वो वही दृष्टि है जिससे आपको सृष्टि दिख रही है, उसको निकालने में पसंद आती है। तो अब मैं जाता हूँ इसके इस नेक्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस फाउंडेशन इज दैट यू मस्ट हैव 100% क्लैरिटी ऑफ योर टारगेट मार्केट। यानी कि आपको 100% पता होना चाहिए कि मेरे जो ए कैटेगरी के क्लाइंट हैं वो कौन है, कैसे उनकी डेमोग्राफी और उनकी साइकोग्राफी, यानी कि उनका एज, उनका जेंडर, उनका इनकम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका स्टेटस, उनकी लैंग्वेज, उनकी इंडस्ट्री क्या है, और किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, क्या पैटर्न है उनके। अगर मैं अपने बात पे करूं, जैसे अभी मैंने जब रिसर्च किया, मैं क्या हूँ, बिजनेस ग्रोथ मेंटोर। तो मैं लोगों को बिजनेस की ग्रोथ में मेंटरिंग देता हूँ, सलाह देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनको डायरेक्शन देता हूँ। तो बिजनेस जो ओनर है वो तो सब है, तो मैं सबको थोड़ा सर्व कर सकता हूँ। तो मैं जिनको सर्व करता हूँ वो कैटेगरी है कौन, वो उन लोगों की कैटेगरी है जो सोलोप्reneur है, जो अकेले अकेले काम करते हैं, जो स्मॉल टीम में काम करते हैं।
जिनके पास 10 12 15 लोगों तक की टीम है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंसान ऐसा है कि जिनको पता है मेरी पोटेंशियल है ना 5 7 10 लाख रुपए कमाने की, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, जिसके दिमाग में 100 करोड़ का ब्रांड बनने की इच्छा है, इस तरीके के लोगों को मैं सर्व करता हूँ, इस लोगों के तरीके के लोगों को मैं तलाश करता हूँ। यानी कि जिस इंसान का टर्नओवर बड़ा है, जैसे जिस जो अपना टर्नओवर ऑलरेडी लंबे लेवल पे ले गया है, या जिस इंसान का काम जो है बी टू बी या B2G है, गवर्नमेंट से डीलिंग करता है, जिसका एक्सपोर्ट का काम है ना, तो उन लोगों को मैं उतना अच्छे से सर्व नहीं कर पा रहा। यानी कि वो मेरे क्लाइंट जो है किस्म से C कैटेगरी के क्लाइंट है, उनको वो चैलेंजिंग क्लाइंट है मेरे लिए, है ना। सी को वो वाला सी मत समझिएगा, सी का मतलब चैलेंजिंग क्लाइंट, कि भाई ये वाले क्लाइंट तो चैलेंजिंग है। उनकी विचारधारा कैसी है, यानी कि जो मेरे पास क्लाइंट आता है वो कैसा है, मेरा ए कैटेगरी क्लाइंट, वो लर्नर है, तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यूट्यूब के थ्रू, किताबों के थ्रू, ट्रेनिंग व्रेनिंग में जाता रहता है। वो लर्निंग को अप्रिशिएट भी करता है, कहता है लर्निंग करनी चाहिए इंसान को, ये वैल्यू है, कि टाइम वेस्ट नहीं होता, इसमें पैसा वेस्ट नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही आपको इन डिटेल रिसर्च करना है, उन चीजों को लिखना है अपने क्लाइंट के बारे में, ताकि आपको उसके बारे में इन डिटेल पता रह सके। सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप आता है कि उस क्लाइंट की NDPC क्या है, यानी कि उसकी नीड क्या है, उसके डिजायर क्या है, उसका पेन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है। यानी कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है उसकी नीड क्या है, कि उसको कोई, है ना, सिखा दे, है ना, हाथ पकड़ के समझा दे, उसके साथ बात कर ले, उसके क्वेश्चंस के आंसर कर दे। उसकी नीड है कि यार मेरे लाइफ में जो स्टकनेस आ रखी है, इस स्टकनेस के अंदर क्लैरिटी दिला दे। डिजायर क्या है उसकी, कि यार ये दिलाना तो खुद ही कर दे, मतलब ये सिस्टम प्रोसेस बनने ना खुद ही बना दे मेरे लिए यार। उसकी डिजायर है, मतलब उसकी इच्छाएं हैं कि यार ऐसा कुछ हो जाए। उसको पेन क्या है, कि यार उसके पास है ना ओवर बर्डन है वो काम को लेके, उसके पास टीम रुकती नहीं, जब टीम छोड़ के चले जाते तो उसको बड़ा दर्द होता है। और क्या पेन है उसके साथ में, उसका जो फंड एंड फाइनेंस है ना, वर्किंग कैपिटल, वो हिला हुआ है, उस तरीके से अबंडेंस में नहीं आ रहा जिस तरीके से अबंडेंस में आना चाहिए। चैलेंज क्या है, वो खुद ही करता धरता है, इस पूरे स्ट्रक्चर में खुद ही उलझा हुआ है ना। उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, उसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मिलकर वो इन चीजों को प्लान आउट कर सके परमानेंटली, ना कि एज ए बैंडेज, कि वो थोड़े टाइम के लिए रिलीफ की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा परमानेंटली सेट कर दो यार, दोबारा जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन बनवाए दो, है ना, आप में से कुछ लोगों ने बनाए भी हैं, कि भाई एक इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को भेजोगे, दूसरी ऐसी बातचीत में 18 20 25 ऐसी लाइनें जो आप 1 to 1 उसको दिल खोलकर बताओगे, है ना। तो अगर आप लोगों को याद हो, आपने रिकॉर्डिंग देखी हो, तो डॉक्टर साहब ने जो परिचय दिया है अपना उस टाइम पे, वो क्राफ्टेड है। उन्होंने वो चीजें बोली हैं, क्योंकि पहले वो बहुत कुछ बोलते थे, बट फिर उसमें से हमने फोकस किया कि यार वो चीजें निकालो जिसको किसी और को बताने से आपकी अथॉरिटी, आपका ट्रस्ट, आपकी लाइकिंग बढ़े। तो उनके पास माल मसाला बहुत था, तो उसमें से वो क्राफ्ट की गई इतनी चीजें बोलनी है, और एक उनका रिटर्न लिया। अब ये जो चीज हो गई तो कंप्लीट हो गई ना, ये बार बार तो नहीं चाहिएगी। तो यानी कि मेरा जो ए कैटेगरी का क्लाइंट है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है, उसके डिजायर ये है कि कोई मिलके ना हाथ पकड़ के करवा दे, और परमानेंटली करा दे, क्योंकि बार बार होने वाली चीजें आपको दर्द देंगी यूज करने के लिए। तो अगर आपको ए कैटेगरी के क्लाइंट चाहिए, तो ये रूल है जो मेरे गुरुदेव ने बोला था, कि आपको ए कैटेगरी का क्लाइंट बनना होगा। ये नियम है। जो आप दुनिया से उम्मीद करते हो कि दुनिया आपको ये दे, वो आपको पहले देना शुरू करना होगा। आपको चिक चिक कम करनी होगी, आपको टाइम पे पैसे देने होंगे, आपको फोन अवॉइड नहीं करने होंगे, आपको चीजों की क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, आपको अगले के लिए सपोर्टिव रहना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी वैल्यू सिस्टम को वैसा बना दोगे जैसा कि आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपके पास वही लोग अट्रैक्ट होंगे, उसी तरीके के जिस तरीके के आपकी चाहत है। और आपके पास वो मैकेनिज्म होना चाहिए जहां से आपको पता हो कि मेरे C कैटेगरी के क्लाइंट कौन से हैं, क्योंकि जब आपको पता है ये C कैटेगरी का है, तो आपको पता है मेरे को ना इसके साथ समय ज्यादा नहीं लगाना है, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे और उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो मैंने आपको अभी 2 स्टेप बताए हैं आपके बिजनेस की बेसिक फाउंडेशन के लिए, क्या बताए हैं, कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता हो, दूसरा क्लाइंट के बारे में पता हो। तो क्लाइंट के अंदर 2 चीजें निकल कर आई, कि क्लाइंट का इन डिटेल पूरी हिस्ट्री, जैसे आप एक लड़की या लड़का देखने जाते हो, क्या कमाता है, कहाँ रहता है, घर परिवार में कौन कौन है, क्या सोचता है,
ऐसे पूरा एक रिसर्च करते हो, ऐसे ही आपको रिसर्च करना है अपने क्लाइंट के प्रति कि क्या वो है और क्या उसकी नीड, डिजायर, प्रोसेस चीजें हैं सारी की सारी। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप क्लियर तो एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि ज्यादातर के चेहरे नहीं दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों हमने ये 2 स्टेप्स की जानकारी ली, क्यों इसके ऊपर हम ज्यादा जान लगा रहे हैं। कस्टमर एक बार खरीदता है, कस्टमर आपसे एक बार खरीदता है, बट जो राइट कस्टमर है ना, वो आपसे बार बार खरीदता है। इस बेसिक चीज को पकड़ो। आप तलाश कर लो कस्टमर की, कस्टमर आपके पास आता है, वो एक बार खरीद के चला जाता है। मैं कह रहा हूं आप तलाश करो राइट कस्टमर की, एक कैटेगरी के क्लाइंट की, जहां आपको ये लगे यार इसी की तो मैं तलाश कर रहा था, इसी का वैल्यू सिस्टम मेरे साथ मैच कर रहा था, यही तो वो इंसान था जिसको मेरे को सर्व करने में ज्यादा मजा आ रहा था। क्योंकि वो इंसान को भी वो एनर्जी महसूस होती है, वो आपके पास बार बार आएगा। क्यों आएगा? विद whom यू वांट टू वर्क, राइट, और एनीबडी। आप खुद सोचकर देखो कि क्या आप हर इंसान जो अपनी जेब में पैसे लिए घूम रहा है उसके साथ काम करना चाहते हो, या उस इंसान के साथ काम करना चाहते हो जिसकी सच में आप तलाश कर रहे हो कि यार ये वाला बंदे के साथ अगर काम करो तो मजा आएगा। तो जब आप राइट क्लाइंट की तलाश कर रहे हो और उसके बारे में आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो एनीबडी विल बी अट्रैक्टेड ना। जिसकी जेब में भी पैसा होगा वही कहेगा कि मैं क्लाइंट हूँ। आर यू गेटिंग? एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ यहाँ से, शायद आपको चीज क्लियरिटी होगी। स्टारबक्स वालों ने एक कप और मग की सीरीज लॉन्च की है। स्टारबक्स वालों ने एक कप और मग की सीरीज लॉन्च की है। वो जो कप है वो 3,000 रुपए का है। थोड़ा सा फैंसी सा दिख रहा है, और मनीष मल्होत्रा ने उस पर साइन कर रखे हैं। तो साइन मतलब क्या, अलग से तो नहीं किया कि सबकी प्रिंटिंग एक जैसी चल रही है। वो 3,000 रुपए का कप है। अगर वो 3,000 रुपए के 2 कप 6,000 रुपए के मैं आपको गिफ्ट कर दूं, और आपके दिली दिल में ये आए विचार, यार 6,000 रुपए के 2 कप लाया, इससे अच्छा तो ना डिनर सेट आ जाता। 6,000 रुपये बढ़िया वाला डिनर सेट आ जाता है, 2 कप का क्या करूं? तो इसका मतलब आपकी विचारधारा स्टारबक्स के लिए एज ए क्लाइंट नहीं है। आप उसके आइडियल क्लाइंट नहीं हो। क्योंकि स्टारबक्स में जो कॉफी पीता है, स्टारबक्स के जो प्रोडक्ट खरीदता है, वो उस पैसे को महंगा नहीं समझता। उसको वो स्टेटस सिंबल देखता है, उसको सेलिब्रेशन देखता है। मेरे जैसा इंसान जब स्टारबक्स जाता है तो मैं तो खाली खुशबू लेके आ जाता हूँ वहां से, पीता भी नहीं होता। मैं कहा भाई ऐसे सोचना पा लो। तो इसका मतलब मैं अभी मेंटल लेवल पे उतना ग्रो नहीं हुआ हूँ कि मैं स्टारबक्स का क्लाइंट बन सकूं, बट मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जैसे मैं आपको स्टारबक्स के बारे में बता रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ कि अच्छा कंपनी बहुत बढ़िया है ना, बट उसका क्लाइंट नहीं हूं। तो सेम बेसिस पे आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो वो इंसान है जिसकी जेब में पैसा है, या वो इंसान है जो सच में आपका क्लाइंट है। क्योंकि एनीबडी हैविंग द मनी इन द पॉकेट कांट बी योर क्लाइंट। इट हैज सम चारित्रिक गुण, उसकी कुछ एबिलिटीज हैं जो आपको इन डिटेल डिफाइन करनी होंगी, डॉक्यूमेंट करनी होंगी। अब की बार ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने पास परमानेंटली, ताकि ये हमारे पास एज ए बाइबल, एज ए गीता बन जाए। ताकि मेरी कंपनी में कोई भी बंदा आए तो उसको मैं सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, एजुकेट करूं, भैया ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हो। इफ यू कैन डिफाइन दैम, यू कैन फाइंड दैम। बीएनआई में था, वहां पे एक चीज बार बार बोली जाती थी, इफ यू कैन डिफाइन दैम, यू कैन फाइंड दैम। अगर आप अपने क्लाइंट को, जिसकी आप तलाश कर रहे हो, डिफाइन कर सकते हो इन डिटेल, तो आप आसानी से उनकी तलाश कर सकते हो। नहीं तो आप लोगों को यही बोलोगे कि भाई मैं कोच हूँ, मेंटर हूँ, तो आपके पास कोई बिजनेस हो उसको मेरे पास भेज देना, तो किसी को भी भेज देगा। रादर देन अगर आप उसको बातचीत में क्लैरिटी दे पाओ कि यार कोई भी ऐसा बिजनेस ओनर जो आज की डेट में अपने बिजनेस को में अकेला मेहनत कर रहा है, सिस्टम स्ट्रक्चर उसके ठीक तरीके से नहीं बने हुए हैं, उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, लोन है, चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करना चाहता है, तो मैं उसका बहुत जल्दी से ना उसकी कृपा ला सकता हूँ उसके लाइफ में। तो ये जब इमोशनल एंगल बताया तो आपको दिख जाएगा यार ये वाले इमोशनल एंगल किसके अंदर और हो सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वाई वर्किंग विद द राइट फिट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्किंग विद द राइट फिट इज द रेसिपी फॉर द स्टेबल ग्रोथ। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, एक कैटेगरी के लोगों के साथ काम करोगे तो आपकी स्टेबल ग्रोथ होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ क्यों ग्रोथ होगी। किसी के साथ भी काम करो, क्या दिक्कत है?
वाई यू आर लुकिंग फॉर द राइट कस्टमर, नॉट द कस्टमर। क्योंकि अभी तक हम तलाश कर रहे हैं सिर्फ कस्टमर की। मैं कह रहा हूँ उस कस्टमर की डिफाइन तो कर लो, राइट कस्टमर। क्यों जरूरी है आपका एक राइट कस्टमर के साथ काम करना, ना कि किसी भी कस्टमर के साथ काम करना? सर क्या राइट डिफरेंस? कस्टमर के साथ काम करेंगे तो टिक टिक कम होगी। हम्म वो हमें एक रिपीट ऑर्डर्स देगा, रेफरेंसेस देगा, हम्म हम्म पेमेंट्स टाइम पे देगा, हम्म मार्जिन भी ठीक ठाक ही दे देगा वो। हम्म हम्म, हम्म, तो अगर हम नॉन आइडियल कस्टमर के साथ काम करेंगे तो वो हम्म, टिक टिक ज्यादा होगी, हमारे को टेंशन देगा, बीपी बढ़ाएगा हमारा। हम्म, बिल्कुल। वो ये संदीप भाई बिल्कुल सही कहा आपने। आपका समय बचता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं, आपकी एनर्जी बचती है, मेंटल पीस रहता है। चीज। तो आप नोटिस करो एज ए बिजनेस ओनर हम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। मुझे जब से इस चीज की अनुभूति ज्ञान हुई, मैंने तो समझ लिया कि भैया इसको डॉक्यूमेंट कराओ, ज्ञान की तरह ना दो। ये आपके टास्क में लिखा हुआ है, इसको डॉक्यूमेंट कर ले एज ए बाइबल गीता की तरह, ताकि इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करे और रिसर्च करे और रिसर्च करे। अपने वैल्यू सिस्टम को समझो और पता कर लो कि यार मुझे ना किसके साथ मैच करना है। क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी आपको पता लग जाए इसके साथ मैच होगी, इसके साथ मैच नहीं होगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि जो इंसान को मैं गिफ्ट करूं, लेट सपोज 3,000 रुपए का ये वाला आइटम या 6,000 रुपए के ये 2 कप, और वो कहे कि यार गिफ्ट दे तो दिया लेकिन उसको उतनी खुशी नहीं हुई अंदर से, तो इसका मतलब वो वाला बंदा उस तरीके के स्टेटस सिंबल की चीजों को डिजर्व ही नहीं करता बेचारा, उसको कुछ और दो। ये अनुभूति, ये थॉट प्रोसेस आपके पास होना चाहिए ना। हर गिफ्ट हर इंसान के लिए नहीं बना ना। तो देखो कि किस इंसान के लिए क्या बना है, उसको वो चीज मिलेगी जो उसको चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई होगा, खुश होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस से कि सिट, फाइंड आउट सम टाइम एंड राइट डाउन। क्योंकि ये आप अपने बिजनेस की पूरी बाइबल लिखने वाले हो दोबारा से मेरे साथ मिलकर, तभी आपके सिस्टम स्ट्रक्चर इंप्रूव होंगे। क्योंकि जब आप राइट फिट के साथ काम करते हो तो चिक चिक लेस होती है, एंड दैट विल गिव मोर प्रॉफिट। प्लस आपके एफर्ट्स लेस लगते हैं, डील करना उनके साथ आसान होता है क्योंकि वो वैसे ही होते हैं। वी गेट मोर कंफर्टेबल एंड स्पेस एंड एप्रिशिएशन, वो हमें एक्नॉलेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके साथ मजा भी आता है ना। आप अपने आप को पनिश नहीं कर रहे होते हो। उनसे रेफरेंसेस भी मिलते हैं, उन बंदों से उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ ये क्रिएट कराएगा, कहीं ना कहीं पे हमें लेकर जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वाई शुड यू नो अवर बीइंग एंड वैल्यू सिस्टम और 36 गुण। क्यों मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अपने बीइंग के ऊपर काम करो, अपने बीइंग को स्ट्रॉन्ग करो, अपने वैल्यू को पहचानो, अपने 36 गुण की लिस्ट बनाओ। उन लिस्ट में से देखो कौन से आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कौन से आपकी लो प्रायोरिटी पे है चीज करने के लिए। जैसे मेरा एक वैल्यू सिस्टम है कि मैं वैल्यू फॉर मनी, जो आइटम्स होते हैं उसको बड़ी वैल्यू देता हूँ। इसलिए संडे को 10 बजे के बाद मैं मार्केट जाता हूँ फल वाली में और फल खरीद के लाता हूँ। क्यों जाता हूँ भाई मैं? बात करेंगे थोड़ी सी। कहाँ चले गए सारे? सर यही है। अच्छा अच्छा। मैं अपने बारे में, अपने वैल्यू सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि मैं एज ए पर्सन हर चीज के अंदर देखता हूँ कि क्या मेरे इसमें पैसा वसूल हो रहा है ना। तो वो एग्जाम्पल जो मैंने स्टार बक्स का लिया वो अपना ही लिया, क्योंकि मेरे को लगा भाई मेरे को मत दे रहा 3,000 का गिफ्ट, एक कप, इससे डिनर सेट देते ज्यादा खुश हूँ। बड़ा तो दिखेगा, पूरा परिवार तो खाएगा, एक कप में क्या करूँगा कहीं ना कहीं। क्यों मैं 10 बजे के बाद जाता हूँ, मैंने पैटर्न देखा ना, सब्जियां ले, फ्रूट लेने के लिए। क्योंकि उसका प्राइस जो होता है वो 50% 40% कम होता है, क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए। मैं अपने आप को, है ना, वो फील नहीं करना चाह रहा कि यार मैं लुट के आ गया। मुझे लगता है कि मैं अच्छी डील करके आऊँ, मैं वो वाला विनर फील लेना चाहता हूँ। इस वैल्यू सिस्टम की मेरी स्ट्रेंथ भी, और इसी वैल्यू सिस्टम के क्या मेरे अंदर अवगुण भी है। अवगुण क्या है कि जब लोग बड़े पैसे की बात कर रहे होते हैं मैं डिस्कम्फर्ट में आ जाता हूँ, है ना। जैसे कोई इंसान, मेरे मित्र हैं कुछ, वो बैग खरीद के लाए चारों जाके। एक बैग की कीमत 25,000 रुपए थी, जो पिट्ठू बैग होता है ऐसे वाला। चार दोस्त थे, वो लाख रुपए के बैग खरीद लाए एक ही झटके में। वो लाए, वो मुझे खुशी भी नहीं हो रही, मेरे मन ही मन लग रहा 2,000 रुपए का बढ़िया बैग आ जाता, 23,000 का ना ये कर लेता, ऐसा कर लेता। यानी कि मेरा वैल्यू फॉर मनी जो नेचर है वो मेरे लिए कई बार डीमेरिट का भी काम करता है। बट मैंने जितना ये लिखा है अपने बारे में, उतना ही मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि कहाँ पे इस स्ट्रेंथ को रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। पर दूसरे का पैसा में क्यों परेशान हो रहा हूँ, सेलिब्रेशन करो। वी हैव दैट अबंडेंस एंड फीलिंग कि चलो कोई कोई तो खरीद पा रहा है, मैं नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने वो एक्सरसाइज की थी ना, आप उसको ना हल्के में मत लेना।
वो एक्सरसाइज बहुत काम की है, आपके लाइफ के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी। और ये एग्जांपल मैंने तब भी लिया था आप लोगों के सामने, अगर कोका कोला कंपनी को रामदेव हायर करना पड़ जाए तो क्यों नहीं हायर करेंगे? आप फट से क्यों बोल रहे हो कि ना ना रामदेव नहीं हायर करेंगे? वो कैसे आपको पता है? क्योंकि इसलिए पता है, एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने जहां पे आपको लगता है कि उन दोनों का वैल्यू सिस्टम मैच ही नहीं करता है, दोनों की विचारधारा, दोनों के उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग मैच ही नहीं करती। तो इतना क्लियरली आपको यहाँ पता है, तो इसलिए आपके बिजनेस में क्यों नहीं पता? किसी बंदे को हायर करने से पहले, किसी क्लाइंट को बनाने से पहले, किसी से पार्टनरशिप करने से पहले, किसी के साथ इन्वेस्टर बनने से पहले, वहां ये बुद्धि नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि इस बुद्धि को डेवलप करने के लिए हमने समय ही नहीं लगाया कि पहले हम अपने आप को समझ लें, अपने बिजनेस के नेचर को समझ लें, हमारे पास आने वाले क्लाइंट के नेचर को समझ लें। तो अगर ये बुद्धि हम बिल्ड कर लें तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा ना इस बिजनेस को और अच्छे से डील कर पाना। क्योंकि भाई अभी तक तो डील कर ही रहे हैं ना, बिना इस हथियार के, बिना इस नॉलेज के। बट अगर ये नॉलेज और ले आएंगे तो हमें अपने बिजनेस को डील करना कितना पावरफुल हो जाएगा। अगर आपको पता लग जाए कि भाई आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे मैंने डिफाइन कर रखा है अपना खुद का, आपका मी से ऑपरेट होता है, वी से ऑपरेट होता है। वैल्यू सिस्टम गलत नहीं होता है, आपको सिर्फ ये देखना आपके साथ मैच करेगा नहीं करेगा। जैसे जो इंसान चिकन खा रहा है, दारू पी रहा है, क्या वो गलत इंसान है? पार्टिसिपेटिव करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर आप नहीं आंसर करोगे तो मुझे आंसर करना पड़ता है अपने पार्ट पे, है ना? Of course not. हाँ, वो आपके लिए गलत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो वर्ल्ड है ना, मोरालिटी वाला वर्ल्ड है, राइट रॉन्ग जहां से आता है, जो हम शायद अपनी 12वीं या 10वीं क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर पूरी चर्चा। वो आपको सिर्फ ये देखना कि उसका वैल्यू सिस्टम आपके साथ मैच नहीं होता है, उसको डील करना आपको आना चाहिए कि कैसे डील करना है। जैसे मेरा वैल्यू फॉर मनी का नेचर जब मैंने देखा तो मुझे पता है इसको डील कैसे करना है, इस सिचुएशन में डील करना है, इसमें नहीं करना है, उसको लेट इट भी कर देना है ना? जैसे बीइंग एंग्री, है ना, हाइपर जो इंसान होता है, एंग्री जो हो जाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे से रिकवरी वाले काम में चलेंगे, पैसे वसूली में। क्योंकि जो पैसे वसूली वाले एंग्री नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जो बंदा पैसे दे नहीं रहा है तो उसका इंटेंट नहीं है ना, निकलता पैसे कैसा है? एंग्री होने से। बट बहुत सारी जगह पे एंग्री होना ठीक नहीं होता है। तो आपको देखना होगा कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपका जो विचारधारा है, उस जॉब की जो विचारधारा है, उसके लिए किस तरीके का वैल्यू सिस्टम चाहिए, है ना? आपका मी मतलब जो अपने बारे में बात करता है, वी मतलब जो लोगों को कलेक्टिव लेकर बात करता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, योर आइडियल क्लाइंट इज योर आइडियल लुक लाइक। सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हो, जिनको आप डिस्कवर करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको फोकस करना है अपने आप को बनाने में, अपने आप को समझने में, अपने आप को बेटर करने में। क्योंकि जितना आप अपने लिए फोकस रहोगे उतना ही आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। दैट इज द डिस्कशन एंड सार मंत्र फॉर दिस। नाउ वी आर ऑन दिस पार्ट कि व्हाट इज मार्केटिंग ट्रायंगल इज। बिजनेस के अंदर एक चीज बोली जाती है 3M, कि भाई 3M पे काम करो अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो 3M क्या कह रहा है कि आपको आपकी मार्केट के बारे में, यानी कि टारगेट ऑडियंस, टारगेट ग्रुप, क्लाइंट्स के बारे में पता होना चाहिए जिनकी आप तलाश कर रहे हो। उस मार्केट ऑडियंस को क्या मैसेज भेजना चाह रहे हो उसके बारे में, और किस माध्यम से वो मैसेज भेजोगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तीन चीजों का अगर आपने रिसर्च नहीं कर रखा है, इसको एज ए डॉक्यूमेंट आपने क्लियरिटी से लिख नहीं रखा है, आपको डिफिकल्टी आएगी। आप ऐसे ही अपनी तलवार पे बिना धार लगाए युद्ध में उतरे रहोगे तो कुछ जख्म खुद के शरीर पे खाओगे, कुछ दूसरे को मार कर आओगे। तो दूसरा पता ना तलवार से मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन टेटनस से मरेगा, क्योंकि आपने अपनी तलवार में धार नहीं लगा रखी। तो आपको अगर धार लगाने तो सबसे पहले आपको पकड़ना है आपकी मार्केट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, उसकी पूरी रिसर्च कर लो। फिर रिसर्च कर लो उस मैसेज की जो आप भेजना चाह रहे हो, जो बात उसको बोलना चाह रहे हो। तो जो बात बोलना चाह रहे हो तो क्या वो उसकी नीड को, उसके पेन को, उसके डिजायर को कहीं ना कहीं पे सेट करती, कहीं ना कहीं पे उसको सुनने में मजा आता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 100 करोड़ के ब्रांड बनाने का एक्सपर्ट बनूंगा, ये मेरा अगले 2 साल के अंदर मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। भाई अगर 100 करोड़ के बारे में आसपास सोच रहा है तो वाईसी के पास चला जाए, है ना? तो ये क्यों 100 करोड़ बोला? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों की डिजायर है, सीक्रेट डिजायर है, अंदर उनकी फीलिंग है
यार बिजनेस को ना बड़ा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है? 100 करोड़ का बनाना है। तो वो कभी भी ना 150 करोड़ नहीं बोलते, 175 करोड़ नहीं बोलते, 200 करोड़ नहीं बोलते, 500। तो इमीडिएटली जो एक वर्ड शुरुआती दिनों में एक इंस्पायरिंग बिजनेस ओनर के दिमाग में आता है, वो 100 करोड़ आता है। तो मैं किस मैसेज में, किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में वो कहीं ना कहीं पे डिजायर करता है, उसको एज ए चैलेंज देखता है, एज ए पेन देखता है, और किस माध्यम से आपको पहुंचना है। तो क्या मैं ट्विटर, ट्विटर का कुछ नाम और हो गया ना अभी, बस बोल लेते हैं, हमें क्या दिक्कत कर रहा है, हमें तो समझाना ही ना, हमें तो अपना मैसेज लैंड कराना आपको। क्या एक्स। मैं ट्विटर के थ्रू, हाँ एक्स के थ्रू, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ? मुझे मीडियम के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा मीडियम ठीक है। या मैं क्या बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकता हूँ? भाई बड़े बड़े होर्डिंग लगा दो मैसेज पहुंचाने के लिए, मार्केट को बताने के लिए। तो आपको इन तीनों चीजों के ऊपर रिसर्च करना होगा, तीनों चीजों को समझना होगा, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। व्हाट इज 3M? मीन्स मार्केट इज हु आर द यूजर और टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। क्योंकि मैं इतना ज्ञान नहीं दूंगा कि आप सोचो कि पूरा डिटेल, मैं इतना ही ज्ञान दूंगा ताकि आप इसके ऊपर PhD खुद कर सके। ज्ञानी आप ऑलरेडी पहले से हो। तो मार्केट की बात हमने थोड़ी देर पहले कर ली, कि वो यूजर, वो टारगेट ग्रुप, वो क्लाइंट जो A कैटेगरी C कैटेगरी के हैं, उसके बारे में रिसर्च कर लो। दूसरा, मैसेज, व्हाट विल यू से एंड शो टू द क्लाइंट, यानी कि क्या आप उसको दिखाओगे अपने क्लाइंट को, या क्या कुछ कहने वाले हो उस दिखाने में, वो मैसेज होता है। एज ए बेसिक अगर आप समझो तो कैसे होता है, इमेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, एज ए PDF, एज ए PPT, मेलर, या पिच जो आप कन्वर्सेशन बात करते हो, SMS भेजते हो, व्हाट्सअप भेजते हो। तो ये सारी चीजें क्या कह रही है, आपका एक मैसेज पहुंचा, मैसेज लेकर जा रही है। इट हैज टू बी शार्प एंड धारदार। ये ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा सुने और उसको लगे यार बड़ी अच्छी चीज बोल रहा है। तो मैसेज की आपको मास्टरी करनी है, इस मैसेज के ऊपर आपको फोकस करना है कि भाई जो मैं चीज बोलूं तो कैसे बोलूं, किस तरीके से बोलूं। और इस मैसेज को एक्सप्रेस करने का, यानी कि इसको कन्वे करने के 3 तरीके हैं। पहला है रीड, दूसरा है सी, और तीसरा वॉच। मैसेज जब आप लिखोगे यही है बस, या तो आप उसको राइटअप की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, PDF में लिख के भेजते हो, या कोई इमेज या क्रिएटिव या पिक्चर लगाकर भेजते हो, या उसको वीडियो ऑडियो के थ्रू, लिंक के थ्रू किसी ना किसी तरीके से डालते हो कहीं ना कहीं। तो यही तो चीजें हुई ना, जहां से आपका एक मैसेज जा रहा है, उसको पहुंचा रहे हो किसी के पास में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बड़ी खास बात, ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। आप इसको लिख सकते हो अपने पास परमानेंटली ना, अपने दिमाग में ला सकते हो। मार्केटिंग मैसेज में डिजायर को बताओ, जो उसकी डिजायर है, और उसकी नीड को डिलीवर करो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 करोड़ का ब्रांड बना दूंगा, तो ये क्या उसकी डिजायर है। नीड क्या है, पहले उसके सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके बिजनेस के बेसिक्स को, SOP के प्रोसेस को तो ठीक करा दूं, 100 करोड़ का तो तभी बनेगा। तो आपको बात करनी है क्लाइंट के साथ डिजायर्स की, ताकि वो उस चीज को सुनकर आए, उसको लगे यार ये चीज तो करिश्मा कर देगी। जैसे जितने भी पंडित होते हैं, या जो एनर्जी साइंस में बिलीव करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, जो आपके वास्तु वाले होते हैं, ये सारे आपकी डिजायर वाली लैंग्वेज को पकड़ते हैं। नीड पता नहीं डिलीवर होती नहीं होती है, तभी बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं और नए इंसान की तलाश में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज होती है आपके डिजायर में, कि आपका पति आपके वश में होगा, आपकी सोतन का नुकसान हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, उनको लगता है हाँ यार यही कर दे तू मेरा, कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मार्केटिंग मैसेज ड्राफ्ट करना है आपको रैपिड इंग्लिश कोर्स वालों का, है ना, छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको एक मार्केटिंग मैसेज ड्राफ्ट करना है, बनाना है, मैसेज लिखना है रैपिड इंग्लिश कोर्स वालों का, तो आप क्या कुछ लिखोगे उसके अंदर और कैसे लिखोगे, थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं। गर्मियाँ आ रही है ना, छुट्टियां, तो छुट्टियों में हम करेंगे ये वाली चीज, बहुत सारी जगह पर हम ये ऐड देखते हैं। तो आपको अगर मैं जिम्मेदारी दूं एज ए मार्केटर, तो क्या आपका लैंग्वेज होगी, क्या आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्या कुछ बताओगे, किस तरीके से बताओगे? लर्न इंग्लिश इन 30 days। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या बोलोगे?
प्रणय जी, पंकज जी, संदीप जी, अशोक भाई, विनोद जी, थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, बातचीत करते हैं कि अगर जैसा आपको रैपिड इंग्लिश कोर्स वालों का मैसेज ड्राफ्ट करना हो तो किस तरीके का मैसेज लिखोगे, कहाँ लिखोगे? मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जैसे सर ने बोला 30 days, आई वुड हैव सेट कि 7 दिन में हम्म, इंग्लिश के चैंपियन बने हम्म, बिना मेहनत किए, बिल्कुल सही। समथिंग लाइक दैट, मतलब उस यस पे यस तो यस। क्या, हाँ, ऑन हम दैट खाली ऑन दैट डिस्कस डिस्कस करके समझना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, लाइफ आसान बनाने वाले पे, और मतलब क्योंकि मेहनत करना कोई नहीं चाहता। हम्म। आपने ये थोड़ी बोला था कि रोज सुबह 6 बजे उठा दोगे। बिल्कुल सही बात। नवीन भाई, आपको क्या लगता है, क्या लिखोगे ऐसे मैसेज में और किस तरीके से लिखोगे? पंकज जी। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे सब बहुत से लोगों को जैसे क्या होता है ये बिना ग्रामर का या टेंस का ज्ञान हुए आप 10 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग सीखे। तो मैं इस नहीं तो कन्वर्सेशन को, जी जी जी, प्रणय। आप इंग्लिश सीखे एक्सपर्ट से या फॉरेनर से डायरेक्टली, तो फिर वो लोग और इफेक्ट हो जाएंगे। तो रैपिड इंग्लिश कोर्स जो सीखने वाले लोग होंगे ना, वो फर्स्ट बेसिक स्टेज के लोग होंगे। वो नहीं होंगे जो अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो वाले लोग कौन होंगे? जो फर्स्ट स्टेज पे बेसिक में हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो हिंदी में बात करते हैं, है ना। उनकी विचारधारा कैसे होगी? हिंदी वाली होगी। उनको इंग्लिश पहाड़ लग रहा होगा, तभी तो कह रहे हैं कि यार सिखा दे कोई, रैपिड इंग्लिश कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो उनका जो कंटेंट होगा वो हिंदी में लिखा होगा, लेकिन होगा इंग्लिश वाला। सीखें इंग्लिश आसानी से, है ना, आसानी से इंग्लिश सीखें, ये वाला। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि उनको पता है मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो बेसिक से शिफ्ट होना चाह रही है नेक्स्ट लेवल, है ना। जैसे मैं उनको बोल दूं कि भाई कोई आपको फॉरेनर इंग्लिश वाला बनना सिखाएगा, तो ये वाली ऑडियंस ना जल्दी से रिलेट नहीं करेगी। जहाँ फॉरेनर इंग्लिश वाला जो चाहिएगा, जो आजकल कई सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आ गए, वो कौन है? जहाँ पे बंदा ना एक लेवल की इंग्लिश जानता है, वो अपनी उस इंग्लिश को और शार्प करना चाह रहा है वहां से। तो रैपिड कोर्स पढ़ने वाले लोग तो वो हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को तो पंजाबी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, लोकल लैंग्वेज आती है, बट मेरे को ये वाली नहीं आती यूज करने के लिए। इनके ऐड कहाँ लगेंगे आप अगर नोटिस करो? इनके ऐड लगेंगे जहाँ पे बस स्टॉप है के आसपास, क्योंकि बस स्टॉप के आसपास वाले लोग ही तो उस थॉट को रखेंगे, ना कि मर्सिडीज के शोरूम के बाहर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी थॉट प्रोसेस अलग है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी विडंबना है कि बिजनेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर हमने खुद का रिसर्च नहीं कर रखा कि मेरे बिजनेस में मुझे अगर 3M लगाना हो, जिस मार्केट के ऊपर मुझे जाना है उसका रिसर्च, जिस मैसेज को लेकर जाना है उसका रिसर्च, और जिस मीडियम से जाना उसका रिसर्च हमने उतनी निपुणता से नहीं कर रखा जितनी निपुणता से उसकी जरूरत है, और इसको डॉक्यूमेंट करना है। मार्केटिंग और मैसेज डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट आता है मीडियम, यानी कि क्या तरीका होगा, क्या सोर्स होगा, किस सोर्स से उस बात को आप वहां पे पहुंचाने वाले हो। मीडियम इज ए वे और सोर्स टू रीच द क्लाइंट एज ए चैनल। इट इज ए मैसेज डिलीवरी सिस्टम। आपने जो बात कहनी है उसको किस तरीके से आप वहां तक पहुंचाओगे, वो होता है आपका मीडियम। हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर मार्केट, दैट इज द मीडियम। और ये लिख लो, ये तीन ही तरीके हैं धरती पे। पहला तरीका है रेफरेंसेस, कि अगर आपको आपकी बात पहुंचानी है अपने क्लाइंटों तक, तो लोग रेफरेंसेस के थ्रू पहुंचाते हैं। यानी कि आपके दोस्त या रिश्तेदार, अपने जान पहचान के लोग, कुछ एग्रीगेटर, कुछ कोको, कुछ बिजनेस ग्रुप्स जिसमें आप जुड़ते हो या जाते हो, वो आपके काम आते हैं। ऑनलाइन जब आप लोगों को SMS भेजते हो, व्हाट्सएप भेजते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, मेलर भेजते हो, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे कुछ डालते हो, रेडियो एफएम के थ्रू। ऑफलाइन जब वॉक इन लोग आते हैं, आपके लीफलेट देखते हैं, स्टैंडी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, है ना, बुक्स आपकी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये तीन तरीके की कैटेगरीज है, इसी के अंदर सारी चीजें समाहित हैं, सारे के सारे चैनल, अगर आपको आपका मैसेज वहां तक पहुंचाना है। बात आई समझ में? तो सी, यू डोंट नीड ऑल, बट चूज योर बेस्ट वे टू रीच। एक चीज की गांठ बांध लो, अगर ये 100 तरीके की चीजें हैं तो आपको 100 की 100 चीजों की मास्टरी नहीं करनी, आपको आपकी चीज तलाश करनी।
जैसे मेरे गुरु जो मेरे मेंटोर हैं, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कॉल्स, व्हाट्सएप और प्रिंट लेटर्स वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब उनका कोर्स होता है शुरू, तो वो अपने लोगों को बोलते हैं भाई कॉल करो, लोगों को बात करके समझाओ, उनको बताओ भाई ये कोर्स साल में एक बार आता है, आप इस कोर्स में एनरोल करो, ये आपके फायदेमंद है। वो लोगों से व्हाट्सएप को भिजवाते हैं या खुद भी व्हाट्सएप भेजते हैं। वो लोगों को लेटर भेजते हैं, प्रिंटेड लेटर या प्रिंटेड माल या प्रिंटेड गिफ्ट या प्रिंटेड किट लोगों के पास भेजते हैं। वो यूट्यूब का चैनल यूज नहीं करते आज भी, और तब भी वो ओवर बुक्ड है, तब भी उनके पास अबंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, क्लाइंट है। वो लिंक्डइन यूज नहीं करते आज भी, है ना। बट उन्होंने चूज कर लिया यार मेरे को ना इस माध्यम से पहुंचना और उसी से पहुंचना, उसी की उन्होंने मास्टरी कर रखी। ऐसे अगर मैं बात करूं, माई एच क्यू क्लाइंट है जो कोवर्किंग ऑफिस स्पेस को क्लाइंट देते हैं। तो माई एच क्यू का ज्यादातर जो बिजनेस मॉडल है वो ऑनलाइन के थ्रू चलता है। वो ऑनलाइन लीड लाते हैं, रेफरेंसेस बिल्ड करते हैं, उस तरीके से क्रिएट करते हैं। एज ए वाईसी हमारा भी खुद का कोवर्किंग है। हमारे पास जो ज्यादातर सेल्स आई हैं, हमने जब कैलकुलेट किया इस एक्सरसाइज को कर रहे थे, 70 से 80% किसी ना किसी रेफरेंस से हमारे पास बिजनेस आया है, किसी ना किसी के कहने से आया है। वो बेसिक से माई एच क्यू वालों ने भेजा हो, किसी दोस्त ने भेजा हो, किसी ना किसी के थ्रू आया हो, किसी ना किसी से। तो आपको ये समझना है, देखना है कि आप जो अपने पास क्लाइंट लाना चाह रहे हो उस तक पहुंचने का माध्यम क्या है। और इस माध्यम को जब आप ला रहे हो तो आपको आपका खुद का डाटाबेस बिल्ड करना और उसको एनरिच करना है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आप लोगों को, समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आपके बिजनेस मॉडल के अंदर कुछ और इनकम की स्ट्रीम्स और पोर्टफोलियो ऐड करना है। ऐड मोर इनकम ऑप्शंस और स्ट्रीम इन योर बिजनेस पोर्टफोलियो वाया क्रॉस सेल एंड अपसेल। आपको आपके बिजनेस मॉडल के अंदर पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें और क्रॉस सेल कर सकता हूँ, अपसेल कर सकता हूँ। फ्रंट एंड में क्या दिखाओगे और बैक एंड में कैसे उसको नेक्स्ट सेल करोगे। जैसे कि फ्रंट एंड से क्लाइंट लाए जाते हैं और बैक एंड से प्रॉफिट कमाया जाता है। मैकडोनल्ड्स की तरह मैकडोनल्ड्स बर्गर दिखाता है, क्योंकि मैंने काम किया है मैकडोनल्ड में 3 महीने। तो मैकडोनल्ड वालों ने ना सॉफ्टी लॉन्च की थी, एक आइसक्रीम आती थी 7 रुपए की, उनकी खुद की कॉस्ट 10 रुपए के आसपास होती थी, जो जो थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे भी, बट वो 7 रुपए में देते थे। अब कोई बंदा आइसक्रीम लेने आया, सॉफ्टी लेने आया है बच्चों के लिए, खुद के लिए 7 रुपए की, जो उसके लिए अफोर्डेबल है। उसको स्मेल आती थी बर्गर की, सोचता था बर्गर भी खा लूं। तो उन दिनों में बर्गर 20 रुपए का होता था। तो कहानी क्या बन गई, बर्गर बिक गया 20 रुपए का, जो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ। लॉस में उनका प्रोडक्ट कौन सा हुआ, सॉफ्टी। बट बंदा वहां बैठा तो सोचता है कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता हूँ, ना फ्रेंच फ्राइज भी ले लेता हूँ। तो जो उनकी कोल्ड ड्रिंक है, फ्रेंच फ्राइज है, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट, जबरदस्त वाला। तो उन्होंने क्लाइंट को बुलाया फ्रंट एंड दिखाकर और बैक एंड में कुछ और बेचा। तो आपको भी ये देखना है कि यार मेरे बिजनेस में मैं क्या फ्रंट एंड का प्रोडक्ट बनाऊं और बैक एंड में क्या क्या ऐसी चीजें जो उसको मैं क्रॉस सेल कर सकता हूँ, अपसेल कर सकता हूँ। आपको इसको बैठ कर रिसर्च करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसके ऊपर सोचना होगा। योर गोल शुड बी सेल मोर टू वन क्लाइंट। आपका मकसद ये होना है कि एक क्लाइंट के साथ जब मेरा नोइंग, लाइकिंग, ट्रस्ट और ट्रांजेक्शन हो गई, तो क्यों ना मैं इसी क्लाइंट से रिपीट कराऊं और रेफरेंस लेकर जाऊं, इसी क्लाइंट से रिपीट कराऊं और रेफरेंसेस लेकर जाऊं। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी के अंदर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, वो कहता है हैव ए स्ट्रेटेजी टू सेल टू द न्यू क्लाइंट। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा धारदार प्रोडक्ट होना चाहिए, एज ए टॉफी होनी चाहिए, उस टॉफी को वो खाए और उसको मजा आ जाए। और मजा ना आए तो उसके दिल पे ना लगे, उसको दुख ना हो, क्योंकि वो एज ए टॉफी वो प्रोडक्ट था, उसको लग रहा है छोटा सा तो है, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है। दूसरा, सेल मोर टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी कि जो आपके ऑलरेडी अभी क्लाइंट है उनको ही और ज्यादा बेचने की, अपसेल करने की कोशिश करो। तीसरा, सेल मोर फ्रीक्वेंटली, मैंने क्या बोला, मोर फ्रीक्वेंटली टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि उनको क्रॉस सेल करो, कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट बेचो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नए क्लाइंट की तलाश करने से अच्छा है जो आपके पास अभी हैं उन्हीं को इतना अच्छे से सर्व कर दो कि वो आपको या तो रेफरेंसेस दे या आपको रिपीट दे। रिपीट क्लाइंट तभी बनता है जब आपके पोर्टफोलियो में, आपके बिजनेस के अंदर एंट्री जो हुई है उस इंसान की टॉफी से हुई है, टॉफी प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, फिर आप उसको सेल करते हो, क्रॉस सेल करते हो और अपसेल करते हो।
क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट यू हैव द सिस्टम टू एक्वायर द कस्टमर। पहले क्या बात निकल कर आई कि सबसे पहले आपके पास कस्टमर को एक्वायर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां कस्टमर ज्यादा दिमाग ना लगाए, वो चुपचाप फट से आपकी तरफ आ जाए, वो एक छोटी सी ट्रांजेक्शन कर ले। याद है आपको वो 5 चीजें जो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी और कल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में? नो, लाइक, ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद क्या आती थी, तो बता सकता है? ट्रस्ट के बाद आती थी ट्रांजेक्शन। तो मैं कह रहा हूं ट्रस्ट और ट्रांजेक्शन के बीच में आपको एक चीज डालनी होगा, ट्राई, टॉफी। जब उसका ट्रस्ट बन गया, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसको आप ट्राई प्रोडक्ट दे दो, एक टॉफी प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि टॉफी प्रोडक्ट से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा रहता है। इस फार्मूले को यूज किया था एक कंपनी थी नेचुरल आइसक्रीम वालों ने, और आजकल तो कई सारी आइसक्रीम कंपनियां इसी फार्मूले को यूज करती हैं। वो आपको टेस्टिंग के लिए आइसक्रीम देती है, खाने के लिए कि सर ये भी टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो। उनके पास 20, 30, 40 फ्लेवर होते हैं। आप सारे के सारे चेक करके उसको 100 रुपए, 200 रुपए देते, भाई ये वाली आइसक्रीम दे दे, ये मेरे को ज्यादा पसंद है। वाई दे डिड इट? दे गिवन ए टॉफी टू यू। भाई आप टेस्टिंग कर लो, ट्रायल कर लो, 100 रुपए 200 रुपए लगाने से पहले आप पहले सेटिस्फेक्शन ले लो। तो इसीलिए कोई भी क्लाइंट, वो बेशक से किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी मिडिल क्लास या किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो इन कंपनियों के अंदर जब आइसक्रीम खा के आता है तो उस दिन वो बुरा नहीं फील करता। वो दोबारा जाए ना जाए, लेकिन उस दिन बुरा नहीं फील करता, क्योंकि उसने जो पैसे खर्चे हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से खर्चे। आर यू गेटिंग? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, टॉफी प्रोडक्ट के साथ साथ देन मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल बाय यूजिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड के ऑफर आपको ये बनाने होंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरा टॉफी प्रोडक्ट है मेरी मास्टर क्लास। ये मैं 1 डे की क्लास करता हूँ ना, जितने भी लोग अटेंड करते हैं उस मास्टर क्लास को, वो कहते हैं मजा आ गया, आपने ना जी भर के चीज सिखाई है, बिल्कुल ज्ञान दिया, मजा दिया है उसके अंदर। जो हम उसको गिफ्ट देते हैं, जो उसको मटेरियल देते हैं, जो अपनी तरफ से देते हैं, पूरा जान लगा के देते हैं, वो मेरा लॉस प्रोडक्ट है 1 डे की क्लास। उसके बाद मैं उनको अपसेल करता हूँ मेरा गाइड प्रोग्राम या जीपीसी, कि भाई या तो 1 साल की हैंड होल्डिंग ले लो या 90 दिन का मेरा ये प्रोग्राम कर लो। उनको क्रॉस सेल क्या करता हूँ मैं? क्रॉस सेल करता हूँ उनको स्पेस, कि भाई मेरे कोवर्किंग को यूज कर सकते हो, है ना? या मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्लान है एंजल एज ए इन्वेस्टर। हम अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों को अलग बिजनेस ओनर के साथ जुड़वाते हैं। तो मैं उसको क्या करता हूँ? क्रॉस सेल करता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट हो गया, किसी ना किसी से कनेक्ट कराएगा, कहीं ना कहीं पे लेके जाएगा। तो क्या आप लोगों के पास ऐसे आपने अपना टॉफी प्रोडक्ट, अपसेल का प्रोडक्ट, क्रॉस सेल का प्रोडक्ट डिफाइन कर रखा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर डिफाइन नहीं कर रखा है तो ये भी एक टास्क है जो मैंने 90 टास्क में लिखा हुआ है कि डिफाइन योर टॉफी प्रोडक्ट, क्रॉस सेल, अपसेल प्रोडक्ट को डिफाइन करो। 2 चीजें बात करेंगे अभी कि क्यों आपको जरूरी है टॉफी प्रोडक्ट बनाना, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वाई यू नीड टू रेडी योर टॉफी प्रोडक्ट, क्यों चाहिए आपको टॉफी प्रोडक्ट? सीधा ही अपना माल बेच दो ना जो आप बेच रहे हो। मेरे साथ हुआ है अभी। हम्म। तो जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड का काम करता हूँ, तो स्मार्ट बोर्ड अकेले में मान लो आप 1 लाख से 2-3 लाख का सामान है, ठीक है, राइट? अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या है, उस लेवल का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। या तो बंदा मेरे ऑफिस आए या मैं मिलने जाऊं, हमने डेमो दे, है ना? तो उस लेवल का ट्रस्ट, क्योंकि कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देख के करता है। यस। तो ये मैं बहुत दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन मान लो मैंने देखा कि न्यू यूजर से अच्छा है जो पहले उसके पास बोर्ड चला गया, वो मेरा कस्टमर है आज के दिन में। मतलब एक बोर्ड ऑलरेडी किसी भी कंपनी का। तो मैंने एक निकाला है कि जो पेन होता है बोर्ड में लिखने का, उसकी जो निब होती है और जो पेन होता है, वो काफी लोगों का खराब हो जाता है, उनको पता ही नहीं लेना कहाँ से। और वो अमेजन वगैरह में 3-4-5 हज़ार का आता है। तो मेरी सोर्सिंग अच्छी है, मैंने क्लाइंट को 700 रुपये में दे दिया। ओ वाह, वाह, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत पेन। बढ़िया। तो ये हुआ 2 हफ्ते पहले। तो एक एक्सपेरिमेंट सेकंड, कर। एक सेकंड मोदी भाई, आपने एक चीज नोटिस करना, अगर आपकी अटेंशन नहीं है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, कि क्लाइंट ने ऑनलाइन जाके चेक किया वो वाला पेन, तो उसको क्या दिखा कि यार ये ना 4-5 हज़ार रुपये का आ रहा है। संदीप भाई ने क्या बोला कि यार आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको 700 रुपये में दे रहा हूँ क्योंकि इसने सोर्सिंग अच्छी कर रखी है। वो क्लाइंट संदीप के लिए क्या सोचेगा, यार कितना ट्रस्टेबल आदमी है, तो मेरा बेनिफिट करा दिया। यानी कि टॉफी प्रोडक्ट
हमेशा ट्रस्ट जीतने के लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नो लाइक ट्रस्ट, ट्रस्ट के बाद ट्रांजैक्शन की छलांग लगानी है। अगर ट्रस्ट वीक है और आपने छलांग लगा दी ट्रांजैक्शन की तरफ, तो वीक ट्रस्ट आपकी फाउंडेशन को हिला देगा। मजा आ गया संदीप भाई, बहुत बढ़िया जी, शेयर करिए कुछ कह रहे थे आप। हाँ, तो अब उसको जब वो सामान मिला, उसने हम्म 3 दिन पहले मतलब सैटरडे को, नहीं, हम्म फ्राइडे को हम्म उसने 80,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया, ऑनलाइन हम्म ट्रांसफर कर दिया एडवांस में। हम्म और मैं उससे मिला नहीं, फोन पे ही बात हुई आज तक बस। हम्म पहला प्रोडक्ट जाने के बाद वो दूसरा प्रोडक्ट गया। पहला 700 रुपये का ही प्रोडक्ट था जिसने मैंने कोई पैसा नहीं बनाया। मतलब कुरियर के बाद नुकसान ही हुआ है। ग्रेट। कोई और बता वो सकता यहाँ कि, का, जी जी संदीप, कंप्लीट करिए। नहीं बस इतना ही, मैंने बोला वो लोकल नहीं है, मतलब मैंने उसे देखा भी नहीं है, उसको अच्छा, प्रोडक्ट मिला भी नहीं है। यस, धारदार, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया चीज, अच्छी शेयरिंग। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि क्यों चाहिए टॉफी प्रोडक्ट, थोड़ी बात करो ना मेरे से, समझ में आए ना, कि भाई मटन अगर बेचना है 1000 रुपए का, उससे पहले क्यों 20 रुपए का उसको पाउच दे दे मसालों का, कि दिन भाई करने के लिए। मसाले चेक करो, आप मसाले चेक करो, क्या फायदा जी। सर टू बिल्ड ट्रस्ट। टू बिल्ड ट्रस्ट, यस, टू गिव द सेटिस्फेक्शन टू द क्लाइंट एज ए विनर। उसको विनर की फीलिंग आनी चाहिए, मैं जीत गया भाई, मेरा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि हर इंसान जीतना चाहता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में, संदीप का कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है, उसने सर्च किया ऑनलाइन, दिखा 3-4 हजार रुपए का, 5,000 रुपए का माल, संदीप ने अपनी तरफ से दे दिया कि साहब ले लो। उस बंदे क्या दिखा, मैं जीत गया भाई, मेरा फायदे की बात कराई उसने कहीं ना कहीं। यही तो हम चाह रहे हैं, ट्रस्ट से ट्रांजेक्शन की तरफ जाने के लिए प्रोसेस को। तो आपको सोचना होगा, देखना होगा कि क्या कुछ आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक चीज बोली जाती है, क्या बोली जाती है, कि आपको टोफी प्रोडक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आपके क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होती है। जब आप अपने पास एक क्लाइंट को लाते हो, उस लाने का एक प्रोसेस है, उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है, उसका एक खर्चा है, और उस क्लाइंट का एक लाइफ टाइम वैल्यू है। जब वो क्लाइंट आ जाता है तो उसका एक लाइफ टाइम वैल्यू है ना। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरे को बड़ा फैक्ट पता लगा था, मेरे होश उड़ गए थे, कि स्टारबक्स के अंदर आप जाते हो तो आप कितने की कॉफी पीकर आते हो? 200, 250, 300 रुपए, इतने से शुरुआत होती है। तो एक स्टारबक्स स्टारबक्स की क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी? क्लाइंट स्टारबक्स कितने पैसे खर्च करता होगा अपने पास एक क्लाइंट को लाने के लिए? जो रिपीटर्स हैं वो आंसर ना करें, नए लोग जिनको नहीं पता, थोड़ा सा सोच कर दें, कितने पैसे खर्च करता होगा स्टारबक्स एक नए क्लाइंट को अपने पास लाने के लिए? सर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता होगा, तो जो पे जाती होगी उसकी पर क्लाइंट कॉस्ट जैसे कहेंगे तो 1,000-1,500 रुपये आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, दादाजी, प्रणय जी, पंकज जी, है ना, सर अशोक जी। आपने बताया था इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा अच्छा, आपके साथ शेयरिंग। भाई साहब, उसकी जो कॉस्ट है ना, 30,000 से ऊपर होती है साल दर साल। कभी 32,000 होती है, कभी 36,000 होती है, कभी 38,000 होती है। यानी कि कोई ऐसा एज ए बिजनेस ओनर सुने और उसको बोले कि भाई मैं ना एक कॉफी बेचता हूँ क्लाइंट को 200, 250, 300 रुपए की, और उस क्लाइंट को लाने के लिए मैं 30,000 रुपये खर्च कर देता हूँ ऑन एन एवरेज, तो अब क्या बोला, तुम पागल है साला, ऐसे थोड़ा बिजनेस होता है। बिजनेस के बेसिक को समझो। बिजनेस की बेसिक क्या बता रहा है कि भाई दो चीजें देखनी होती है आपको। पहली चीज देखनी होती है आपको कि उस क्लाइंट की एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, दूसरा उस क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। एक बार अगर वो क्लाइंट आ गया, तो वो अपने जैसे कितने लोगों को और लाएगा पकड़ पकड़ के, क्योंकि वहां पे कॉस्ट नहीं लगेगी। तो उसने रेफरल मार्केटिंग की बात नहीं की, उसने बात की किस तरीके से, जब उस क्लाइंट को पहली बार अपने साथ ऑनबोर्ड करना है। तो एज ए नॉलेज, एज ए ज्ञान, आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ए बिजनेस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑल सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो उस टाइम पे फ्रेश ट्रांजेक्शन हुई है, न्यू कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन हुई है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गेन करने के। अगर मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स का बजट 1 करोड़ था, और नए क्लाइंट जो आए हैं इस बार, वो मेरे पास 1000 आए हैं, और जो 3,000 क्लाइंट थे वो हमारे रिपीट या रेफरेंसेस के थ्रू आए थे, तो जो नए क्लाइंट है उससे डिवाइड करने से जो कॉस्ट निकल कर आती है वो कॉस्ट एक्विजिशन है हमारी। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मार्केटिंग कॉस्ट ऑन एक्यूजिंग कस्टमर्स
नॉट रेगुलर कस्टमर्स, यहाँ पे कौन से न्यू कस्टमर्स की बात हो रही है। और टोटल कंज्यूमर एक्वायर्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर आप जब उसको प्लान करते हो, सोचते हो। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ए गुड CAC शुड बी लोअर देन द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यानी कि एक क्लाइंट पूरे लाइफ टाइम में जो पैसा खर्च करता है, आपकी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा उससे कम होनी चाहिए। तो स्टारबक्स के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंसान पूरी जिंदगी में लगभग ₹1,00,000 खर्च करता है। अगर उसका पूरा एक टाइम स्पेन देखा जाए, वो खुद आता है, 4 दोस्तों को लेकर आता है, वहां से कुछ गिफ्ट आइटम भी खरीदता है, कुछ खाता पीता भी है। तो पूरे लाइफ स्टाइल में उन्होंने कैलकुलेट करके देखा, एक बंदा लगभग ₹1,00,000 खर्च करता है। इसीलिए वो ₹30,000 खर्च करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि ये क्लाइंट कौन से न्यू की बात कर रहे हैं, जो उनके पास रेफरेंस के थ्रू आते हैं ना, वो तो क्लाइंट बहुत है, उनकी तो कॉस्ट उनकी सोच लो ना के बराबर है। क्योंकि उसके लोग ना जिहादी हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं जी, चलो 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 करो करो। तो इट शुड बी लाइक 3 टाइम्स आइडियली, बिजनेस सेंस में समझी जाती है कि अगर आपका लाइफ टाइम वैल्यू ₹100 है एक क्लाइंट से, आप 20-30 रुपए तक खर्च कर सकते हो उसको लाने के लिए, क्योंकि जब वो बंदा आएगा, खुश हो जाएगा, नए क्लाइंट आपको बिना क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट के देगा, फ्री में ला कर देगा। दैट हैज टू द कैलकुलेशन। दूसरी चीज मैंने आपसे बात की थी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये कैसे निकलेंगे समझने के लिए बात करते हैं। तो इसको ना नीचे से ही शुरू करते हैं, 5वां स्टेप से। 5वां स्टेप्स क्या कह रहा है आपको इसके अंदर में, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, ये निकलेगी कस्टमर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एवरेज कस्टमर का लाइफ स्पैन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगी आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर का एवरेज लाइफस्टाइल कैसे निकलेगा, कस्टमर वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मैथमेटिक कैलकुलेशन है। इसको समझने से पहले मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं जहां से आपको इंसाइट मिलेगी। हमारा 5th बैच चल रहा है गाइड का, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अपने खुद के पत्ते खोल रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, है ना। कि इस 5th बैच के अंदर हमने जब ऑफलाइन क्लास की, तो ऑफलाइन क्लास में लगभग 10 लोग आए थे गाइड प्रोग्राम के लिए, है ना, और रिपीटर थे या हमारे जैसे लोग थे। हमने MG दे रखी, वहां पे थी लगभग 40 लोगों की। तो इन 10 में से 5 लोग कन्वर्ट हो गए, आज क्लास में हमारे साथ बैठे। बट मेरी जो MG कोर्स थी 40 लोगों की, मेरे 40,000 उस दिन लग गए, और 10,000 लग गए इनडायरेक्टली। जैसे हाउसकीपिंग का लड़का गया, मेरी एक टीम मेंबर गई, है ना, वहाँ पे पार्किंग का खर्चा लगा, है ना, डीजल वीजल लगा। अगर मैं ऐसे देखूं, जो हमने वहाँ पे गिफ्ट आइटम दिए, तो लगभग 10-1,000 का मेरा खर्चा लग सकेगा। इन 5 लोगों से जिनको मैंने एक्वायर किया, मुझे टोटल कितने पैसे मिले, 75,000 रुपए। बट इन 5 को एक्वायर करने का खर्चा कितना हो गया था, 50,000। तो अगर मैं 3 महीने इन 5 लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए प्योर लॉस है। देख रहा आपको। अब ऐसे ही मैंने ऑनलाइन क्लास की, जहां पे 8 लोग आए थे, 12-13 लोग, बट जो एक्चुअल नए लोग थे वो 8 लोग थे। इसमें से कितने कन्वर्ट हुए, 4 लोग हुए। तो इन 4 से कितना पैसा आया, 60,000। यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या थी ऑनलाइन की, सिर्फ मेरी कॉस्ट, जो मैंने अपना समय दिया था। ये क्या है मेरे लिए, प्योर प्रॉफिट। अब पूरे बैच में जो 3 महीने की कैलकुलेशन अगर करिए, तो कि 1 डे की कैलकुलेशन, फर्स्ट डे की क्लास, मैंने कहा ना टॉफी प्रोडक्ट की एक बात हुई। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 महीने के कोर्स की। अपसेल अपसेल जो हुआ उस प्रोग्राम के हिसाब से, मेरे पास 4 रिपीटर है इस क्लास में, 4 ऐसे लोग जो रिपीट कर रहे हैं अपने साथ में। तो रिपीटर की जो फीस होती है वो 3,000 रुपये होती है, कि अगर आप 3 महीने का कोर्स वापस रिपीट करते हो तो आपको 3,000 रुपये देने, आप कर सकते हो। तो टोटल कितने पैसे मिले मेरे को, 12,000 रुपये। सो टोटल अर्निंग फॉर द 3 मंथ गाइड प्रोग्राम कितनी बन गई मेरे पास में, ये बन गई टोटल 9 लोग तो आए नए, जिनसे पैसे मिले मेरे को लगभग 1,47,000 के आसपास, और 12,000 रुपये मेरे को मिले रिपीटर से। तो 1,47,000 में से अगर मैं कॉस्ट निकाल दूं, 50,000 रुपये तो कॉस्ट थी पहले दिन की ऑफलाइन क्लास की, और 30,000 रुपये था मार्केटिंग का खर्चा, जो हमने मेलर्स भेजे, व्हाट्सएप भेजे, हमने क्रिएटिव बनवाए, 30,000 रुपये खर्चा लग गया। यानी कि ये बैच चलाने के लिए 80,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए। तो मुझे पैसे कितने मिले, 67,000। यानी कि जो मैं इतनी जान लगा रहा हूँ, 3 महीने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा, है ना, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे आऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मुझे ये प्रोडक्ट प्योरली और प्योरली लॉस प्रोडक्ट है मेरे लिए। यानी कि मेरा टॉफी प्रोडक्ट भी लॉस था, प्लस मेरे लिए गाइड प्रोग्राम भी क्या होता है, लॉस होता है। इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं आता। बट गेम कहाँ से चेंज होता है, गेम चेंज होता है जहां मुझे वो सिंसियर सीरियस लोग मिलते हैं,
वो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी बस साथ खड़े हैं, जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे बहुत कम लोगों की तलाश है। वो लोग मेरा ये गेम बदलवाते हैं, मुझे आगे की तरफ लेके जाते हैं कि सर मैं साथ खड़ा हूँ। तो हम जीपीसी में एक बंदे से लगभग 10-1 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं हैंड होल्डिंग के। तो 6 लोग हैं तो 3 महीने में मेरे पास कितने आएंगे? 1,80,000। तो यहाँ से गेम चेंज हो रहा है। तो इफ यू कैन सी, आप अगर कंक्लूजन में देखो तो कंक्लूजन में क्या निकल कर आया, इस फैक्ट को, इस नंबर को अगर मैं देखूं, फैक्ट ये निकल कर आया, मैं इसको लेस डाउन करता हूँ यहाँ से ताकि ये आपको दिख सके। हाँ, कंक्लूजन ये निकला कि फर्स्ट मास्टर क्लास तो ऑनलाइन करो भाई, ऑफलाइन के चक्करों में मत जाओ, क्योंकि ऑफलाइन के चक्करों में क्या खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा। और अपना जो टॉफी प्रोडक्शन हो 300 रुपये का करो। अब जो मैं नेक्स्ट बैच बनाऊंगा उसमें 300 रुपये में 6 घंटे पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान देंगे, बहुत सारी चीजें उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, उसको डायरी पेन गिफ्ट एक पूरी उसको ना वेलकम किट भेजेंगे जान से, ताकि उस बंदे को हम पूरी जान लगा के बता सके कि अगर तेरे को पहली क्लास में मजा आ रहा है तो तू मेरे साथ 90 दिन की जर्नी तय कर ले। और 90 दिन की जर्नी में ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आना, क्योंकि 15 से नीचे अगर मैं बैच चला रहा हूँ तो मेरे लिए 100% लॉस है। 16वां जो बंदा आया तो वो मेरे लिए अर्निंग का मॉडल बनता है। 18वां आया, 20वां आया, तो इसी क्लास में जहाँ 15 है वहाँ 18 बैठ जाओ, 20 बैठ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी कि मुझे गाइड प्रोग्राम को स्केल करना है जहाँ मैक्सिमम लोग हो, 15 से ऊपर तो 100% हो, नहीं तो मेरे घर से जा रहे हैं पैसे। और मुझे 24 लोग इस साल तलाश करने हैं जिनकी मैं हैंड होल्डिंग ले सकता हूँ, जो सच में भूखे हैं, जो कह रहे हैं जी कुछ करना है आपके साथ मिलकर, कुछ जान लगाएंगे साथ में। तो ये बिजनेस, कोचिंग वाला, मेंटरिंग वाला बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जिसको मैं एज ए प्रॉफिटेबल कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर हुआ जी? इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है कोको, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरी एक ऐसी चीज है जो मैं बिजनेस ओनर को जाते जाते देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि कोको टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ आप बाई बर्थ पैदा हुए थे कनेक्शंस के साथ, कोलेबोरेशन करना सीख जाओ, इसको अपने सिस्टम में लगा लो, 3 महीने 6 महीने लगा के ये आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो विद दैट नोट, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई वॉन्टेड कि आपकी जो भी फीलिंग है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपके पास हैं, इमीडिएटली वॉइस नोट के रूप में ग्रुप में छोड़ दिया करो। गांठ बांध लो, कोई भी काम जो 5 मिनट से पहले पहले हो सकता है उसको ना तो डेफर करो और ना ही डेलीगेट करो, क्योंकि जैसे आप उसको डेफर करते हो कि बाद में करूंगा, वो आपको पेन दे रहा है, करूंगा करूंगा करूंगा। डेलीगेट करते हो तो पता नहीं वो कब करेगा नहीं करेगा, आप ही काम खत्म कर दो ना। तो लाइफ का ये रूल है कि जब भी कोई काम 5 मिनट से पहले पहले हो सकता है उसको देन एंड देयर खुद खत्म करके छोड़ दो, या लिख लो कि भाई ये मेरे को करना है, कंप्लीट हो गया साथ के साथ। तो आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, नोट्स को रिवाइज करोगे और अपना एक वॉइस नोट बनाओगे, ग्रुप में भेज दोगे, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये ना अच्छा काम है, ये इसी बैच में हम इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, यार इससे क्लियरिटी मिल जाती है, दूसरे की इमोशन के बारे में पता लग जाता है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन, कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी किसी के पास हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, वी आर हेयर। और अगर किसी को जाना है तो यू आर फ्री, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन एक्स्ट्रा स्पीड। जी राहुल भाई। एक थैंक यू सर, बात पूछनी मैं लीव कर रहा हूँ सर। डन सर, वॉइस नोट भेज देना सर, थैंक यू सर। जी प्रणय, आप कुछ कह रहे थे? सर एक बात पूछनी बस भूल गया था मैं। एक आपने बोला था प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं उनको एक्शन मैटर करता है, राइट? नहीं, और पर्सनल ओके, लाइफ में एक्शन मैटर करता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मैटर। रिजल्ट मैटर। अच्छा, ओके, यही आप चीज। अपनी टीम को ये नहीं कह सकते, मोटिवेट करने के लिए कहोगे, वो हम डिस्कस करेंगे, पूरा पार्ट है उसके अंदर, बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, बट एक्चुअल में आप उसके बढ़िया काम की तारीफ नहीं कर रहे, उसको कह रहे हो तू रिजल्ट ला, तेरे को रिजल्ट के लिए रखा है। दैट इज ऐसे मुझे पूछना था, दो बातें थी। फर्स्ट, जैसे हमने क्लाइंट को जानने के लिए, हमारे कस्टमर को जानने के लिए एक्सरसाइज की, वैसे ही हम प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कैसे जाने, मतलब क्या ऐसे एक्सरसाइज उसके लिए करें, वो एक चीज। टीम और इससे सेकेंडली, वही मैं, टॉपिक, सॉरी। हाँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा तो कोई ऐसा अभी तो कस्टमर, मतलब मैंने कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच नहीं रही हूँ, तो ये एक सेकंड, एक कस्टमर सेकंड, एक्सरसाइज में कैसे करूँ? एक सेकंड मेरे पास।
जी, तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को क्लियर होगा कि प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से समझेंगे। तो ये हमारा 2-3 क्लासेस के बाद ये टॉपिक आएगा कि कस्टमर से क्या क्वेश्चन पूछने, क्या बात करोगे, किस तरीके से उसकी डिस्कवरी करोगे, वो है। दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? दूसरा था मेरा, तो अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये कस्टमर वाली एक्सरसाइज को मैं कैसे करूँ एक अभी से क्लाइंट। मोटा मोटा, हाँ अभी से मोटा मोटा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि भाई मैं नॉन जो वेजिटेरियन उसके ऊपर काम कर रही हूँ, उनकी क्या सोच रहती है, किस तरीके से रहते हैं, तो उस थॉट को लिखना शुरू कर सकते हो। क्योंकि नीड, डिजायर, पेन ये तो अभी से डिस्कवर करने हैं, और आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप पहले से उस चीज के साथ क्लैरिटी के साथ करोगे। क्यों ये हम्म स्टार्टअप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टार्टिंग में, या अच्छे लोगों, क्योंकि उनको पता चला ये करना है। हम क्या हम्म पता ना कुछ कर रहे होते हैं। रादर देन स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, डू दिस रिसर्च कि क्लाइंट कौन है, उस क्लाइंट की क्या नीड है, क्या डिजायर है, क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिसर्च करो, उसके ऊपर काम करो, और फिर प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, रादर देन बनाते बनाते। ये अच्छा, ठीक है। और एक बात ये भी आई थी मेरे दिमाग में कि भाई हम इसमें ए और सी टाइप में ये समझ रहे हैं ना कि किसके साथ मजा आ रहा है, किसके साथ नहीं आ रहा है। तो मैं मेरे करंट जॉब में भी उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कि ये कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करने में मजा आता है, काइंड ऑफ थिंग, वो भी कर सकती हूँ, तो राइट? ये वाली एक्सरसाइज जो आपने अभी बोली, ये आपको मदद करेगी आपके वैल्यू सिस्टम को निकालने में। राइट। जब क्लाइंट होंगे ना, आपके पास बिजनेस होगा, उस टाइम पे आपका वैल्यू सिस्टम निकलता है कंपनी का, कि आपकी हम्म कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है। क्योंकि कंपनी में तो कई तरीके के लोग जुड़ेंगे ना, तो फिर एक कलेक्टिव का वैल्यू सिस्टम निकलता है। जैसे टाटा का अगर आप वैल्यू सिस्टम देखो, तो ट्रस्ट पे चलती है। तो अगर आप टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई कंपनी की बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको लगता है विश्वास है, तो वो उस पूरी कंपनी के धीरे धीरे लोगों का एक वैल्यू सिस्टम निकला है। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके एक कैटेगरी क्लाइंट निकालेंगे, और फिर हमें देखेंगे कि ये एक कैटेगरी के लोग है कैसे, इनका क्या वैल्यू सिस्टम, तो क्लब वैल्यू सिस्टम निकलेगा आगे चल के। ये ओके। ठीक है जी, डन, यस। थैंक यू सो मच। और इस क्लास को आप रिवाइज कर लो। मैं जाते जाते बताना भूल गया था, आपको बता देता हूँ। नवीन भाई इनिशिएटिव लेंगे कल और परसों 6 बजे क्लास का। अगर किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, तो वो लीड करने वाले हैं। मैं वॉइस नोट भी छोड़ दूंगा, आप भी उसके ऊपर रिएक्ट कर देना अगर आप कल या परसों आना चाहो। तो विल टेक दैट इनिशिएटिव। 6 बजे मेरी जगह वो रहेंगे, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।